डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से भी इस टॉपिक को जानते हैं। एंड समटाइम्स वी से दिस सिंटैक्स एज वेल। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी प्रकार की वन एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, सारे रूल्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ओके, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये वीडियो तो बिल्कुल आप देखिए, बट आई सजेस्ट इस वीडियो को देखने के बाद मैंने नाउन के जितने भी काइंड्स हैं, नाउन टाइप्स, नाउन नंबर्स, इस पे पूरा मैंने कंप्लीट मेरे 4 वीडियोस है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। आप खुद ही यहाँ पे जिन बच्चों ने मेरा पुराना वीडियो देखा हुआ है, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, इन सभी के नाउन काइंड्स, तो आप देखेंगे इन सभी का यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उसको आप जरूर देखिए कि वो आपके बेसिक को, आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत करेगा। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटैक्स भी बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे टाइटल से समझ में आ रहा है कि आखिर यहाँ पे होगा क्या। कोई भी सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले हम वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, देन आफ्टर वी राइट वर्ब। वर्ब में आपको 2 प्रकार के वर्ब मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, जिसमें इसका फॉर्म भी एज पर टेंस इंक्लूड होगा, एंड ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर एमपीटी मीन्स मैनर, प्लेस, टाइम, यानी यूं कह सकते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो ये देखिए जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो आपका वो सेंटेंस गलत होगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट स्टूडेंट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन मेक श्योर कि आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो इसके लिए कई सारे रूल्स होते हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको दिमाग में रखनी है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं प्ले, और आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए ये जो वर्ब प्ले लिखा हुआ है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे ये तो सिंगुलर वर्ब है। या कभी आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा कि वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है, बट नहीं, बिल्कुल होती है। दिमाग में आपको ये रखना है कि जो प्ले है ये वास्तव में एक प्लूरल वर्ब है, ये बहुवचन वर्ब है। ओके, और जब इसमें हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तब जाकर के ये सिंगुलर बन जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अगर मैं नाउन के केस में बात करूं तो नाउन में जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, पेन। तो देखिए पेन क्या है, पेन एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब इसमें मैं एस या ईएस ऐड करता हूं तब जाकर के ये प्लूरल बनता है। ओके एवरीवन, बाकी नाउन नंबर पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हो कब कैसे नाउन सिंगुलर से प्लूरल चेंज होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले आपको दिमाग में ये रखनी है कि जनरली जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्मेट में होता है। जब उसमें हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तब वो तब वो सिंगुलर बन जाता है। जनरली क्या होगा, वो प्लूरल होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, जो नाउन होते हैं बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में वो सिंगुलर होंगे, जब उसमें हम एस या ईएस ऐड करते हैं तब जाकर के वो प्लूरल बनता है। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, दैट वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट का नंबर या फिर उसका जो पर्सन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आई होप आपको आता होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं। और दिमाग में क्या रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर वर्ब हमारा प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको दिमाग पर रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब में एस या ईएस लगाने पे वो सिंगुलर बन जाता है। इसीलिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा कि ऑलवेज प्ले के साथ ही प्लेज, वह खेलता है, तो हम सिंगुलर होने पे एस या ईएस इसी वजह से ऐड करते थे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना होता है, और इसी वजह से हम ऑलवेज एस या ईएस ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको दिमाग की बात आ रही होगी। चलिए तो ये तो छोटी सी बात होगी। अब हम एक एक करके बात करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो लंबी लगे तो आप 1-2-3 पार्ट में भी करके देख सकते हैं, जब तक आपको लगे कि हाँ भाई अभी मैं फोकस्ड होकर के देख पा रहा हूं, तब तक कंटिन्यू करिए। चलिए
तो आपको पहली चीज यहां पे देखिए क्या जाननी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं। देखिए अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो आप सबको पता होगा आई, यू, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस ऑलवेज सिंगुलर माने जाते हैं। देखिए मैंने आई के ऊपर और यू के ऊपर स्टैटिक लगाया हुआ है, क्यों लगाया है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे किसी का नाम हो गया अमन, राजू, विवेक, ये सब भी सिंगुलर ही होते हैं। प्रिया, अनन्या, या फिर कुछ ऐसे जैसे कि फादर, टीचर यानी कॉमन नाउन, या फिर टॉय, टीम, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो भी सिंगुलर ही माने जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। जितने भी कलेक्टिव नाउन, ये मैंने नाउन काइंड्स में बताया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नाउन टॉपिक आप जरूर पढ़िए, क्योंकि जितने भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारे नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बना करते, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो सारे कलेक्टिव नाउन, टीम, क्लास, ये सब ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर में आते हैं। इसी प्रकार जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सिंपली मैं ये कह सकता हूं जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये मैंने अनकाउंटेबल नाउन को जब मैंने इस वीडियो दिया था बताया हुआ था, आई होप याद आ रहा होगा आप लोगों को। हेल्थ, प्लेजर, गोल्ड, प्लास्टिक, फिजिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके वर्क करेंगे। तो ये आपको पहचान होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट सिंगुलर होते कौन कौन से हैं, नहीं तो वहीं पे आपको फिर ट्रबल होगा थोड़ा सा। अब जरा यहां देखते हैं सिंगुलर वर्ब क्या क्या होंगी फिर यहाँ पे। जैसे कि आपने को मैंने बी हैव टू पढ़ाया हुआ था, सो डज, इज, एम, हैज, हैव, बीन, वाज, या फिर अभी मैंने पीछे आपको बताया, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये सारे वो वर्ब हैं जो कि सिंगुलर कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए मैंने वर्ब में यहाँ पे एस जोड़ा है, देखिए सिंगुलर बन गया, प्लेज, सिंग्स, रन्स, रीड्स, तो ये सारे वर्ब क्या से सिंगुलर वर्ब है, इसको दिमाग में आपको रखना है। अब वहीं अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आई का सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी, यू देखिए यू यहां पे मैंने यूज किया हुआ है, यू यहां पे भी यूज किया है। तो सिंगुलर भी प्लूरल भी कैसे, मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा। इसलिए मैंने यहां पे देखिए स्टार लगाया हुआ है ऐसे, दे। तो ये वो प्रोनाउंस है स्टूडेंट जो आपको दिमाग में रखना है, जो प्लूरल की तरीके काम करते हैं। साथ ही साथ अब देखिए फ्रेंड्स, जो कि एस या यस लग गया, नाउन है तो ये प्लूरल बन गया। या फिर ऐसे कुछ वर्ड, पीपल, पुलिस, कैटल, क्लासेस, ये सारे मैंने आपको नाउन नंबर में पढ़ाया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे फिजिक्स को सिंगुलर माना है, बट हिज फिजिक्स को प्लूरल माना है। अब ये उन बच्चों को जरूर समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मेरा नाउन केस वाला वीडियो देखा हुआ होगा, नाउन नंबर वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है। मोहन एंड सोहन, देखिए दो लोगों का नाम एक साथ ले लिया जाए तो वो भी प्लूरल होगा। काव्या एंड भाव्या, दो जनों का नाम मैंने ले लिया तो ये भी प्लूरल है। या फिर टीचर्स, टॉयज, टीम्स, क्लासेस, बिल्कुल शून्य से मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्या कहलाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब क्या क्या लग सकती है, डू एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, ऐसे ही आर, हैव बीन, वर, यानी इनके साथ अब ये ऊपर वाले जो भी हेल्पिंग वर्ब है ये आप नहीं लगा सकते हैं, ये केवल आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसी प्रकार अब जरा यहां देखिए मैंने इन सभी से देखिए एस हटा दिया, प्ले, सिंग, रन, रीड, क्यों हटाया, क्योंकि जैसे ही मैंने एस हटाया ये सारे के सारे वर्ब अब जाकर के प्लूरल बन गए। ओके एवरीवन, तो ये बेसिक सी बात थी, इसको आप प्लीज दिमाग में अच्छे से रखिएगा। और वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर भी करिए क्योंकि बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। और प्लीज आप कमेंट भी करिए कि मेरा ये प्रयास आप लोग के लिए यूजफुल है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए तो हमें अब वो पॉइंट्स की हम बात करेंगे जो आपको याद रखने, ऐसे लगभग 35 पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनको आप प्लीज अच्छे से इसके नोट्स बना के रख लीजिए। बहुत ही जरूरी रूल्स यहाँ पे होंगे। पहला नियम ये कहता है कि इफ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, देन वी शुड यूज ओनली सिंगुलर वर्ब, तब हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करना है। जैसे कि जरा यहां पे देखिए, अजय प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग या फिर अजय प्लेस क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। तो जरा यहां ध्यान से देखिए, अजय किसी व्यक्ति का नाम है, अभी मैंने पीछे आपको ऐसे बताया था एग्जाम्पल, तो यहां पे ये सिंगुलर एक लोगों की बात हो रही है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब जब हमारा सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है तो सीधी सी बात यहां पे ये है कि हमारा जो वर्ब है वो भी स्टूडेंट सिंगुलर ही होना चाहिए। तो अब देखिए प्ले, यहां पे देखिए प्ले मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ब है और वर्ब नॉर्मली प्लूरल होता है जब तक कि उसमें एस या ईएस न ऐड कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल है बट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी कि ये सेंटेंस गलत है।
वहीं अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, अजय प्लीज, देखिए अजय सिंगुलर और मैंने यहाँ पे वर्ब में SEIS ऐड कर दिया है, तब अब ये वर्ब भी सिंगुलर बन गई है, यानी कि अब हमारा सेंटेंस परफेक्ट है और ये सेंटेंस यहाँ पे सही होगा। ऑलराइट, अब जरा यहाँ पे देखिए, फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे फिजिक्स जो है सब्जेक्ट की बात की जा रही है, विषय की बात की जा रही है, तो अगर ये सिंगुलर है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये दिखने में SEIS लगा हुआ है बट वास्तव में सिंगुलर होते हैं, नाउन नंबर मैंने बताया हुआ था, तो यहाँ पे ये वास्तव में आर नहीं लगेगा, यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्मेट होगा क्या होगा, इज। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब लेकिन जरा यहाँ पे देखिए, इसका सेकंड पार्ट ये है, फिजिक्स इज माय फेवरेट, तो ये सही है और ऊपर वाला क्या था, गलत था। ओके एवरीवन, तो ये एक पहला बहुत बेसिक सा, आई नो आप लोग को आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा यहाँ बात करते हैं आई की। देखिए आई को मैंने स्टैटिक किया हुआ था ना, अब यहाँ पे हम आई की बात करेंगे। देखिए आई इज सिंगुलर सब्जेक्ट, वास्तव में अगर कोई पूछे कि आई है क्या, तो आई एक फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इट टेक्स सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब विथ इट, यानी कि ये कई जगह पर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और कई जगह पे ये प्लूरल वर्ब लेता है। अब आप लोग सोचेंगे सर कहां पे सिंगुलर लेगा और कहां पे प्लूरल वर्ब लेगा, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऑलवेज ये प्लूरल वर्ब, ये आपको रट्टा मार लेना है कि वहां पे प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि आई के साथ आप कभी भी डज का यूज नहीं करें, क्योंकि डज प्रेजेंट टेंस में आता है और ये सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं आई प्रेजेंट टेंस में क्या लेगा, वो प्लूरल लेता है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन वहीं अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं, तो पास्ट टेंस में मैंने क्या बताया अभी कि पास्ट टेंस में ये ऑलवेज सिंगुलर लेगा, तो पास्ट टेंस में एक ही ऐसी वर्ब है जहां पे आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि डिड सिंगुलर एक ही होता है, डिड का कोई ऑप्शन होता नहीं है। सेम इज देयर विद हैड एंड हैड बीन, तो एक ही वर्ब वहां पे बची, वॉज एंड वर, तो ऑलवेज आपको इस दिमाग में रखना है आई के साथ आपको ऑलवेज वॉज का इस्तेमाल करना है, वर का यूज नहीं करना, किस टेंस में, पास्ट टेंस में। ओके, बट प्रेजेंट टेंस में आप डस का यूज नहीं करेंगे, आप डू का यूज करेंगे, आप आर का यूज करेंगे या फिर एम का यूज करेंगे। कब आर और कब एम होता है मैंने टेंस टॉपिक में बताया हुआ था। और इसके बाद आप हैव का यूज करेंगे, आप कभी भी हैज का यूज नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल यहां पे देखते हैं जरा, जैसे कि आई प्लेज विद माई नेबर्स, मैं अपने पड़ोसियों के साथ खेलता हूं। देखिए प्रेजेंट टेंस की बात चल रही, तभी एस लगा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे आई प्लूरल वर्ब लेगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एस ऐड कर दिया ये वर्ब सिंगुलर बन गई है, यानी कि यहाँ से मैं एस को एक्चुअल में हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल वर्ब लेता है। तो आई प्ले विद माई नेबर्स, दिस वन विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ऐसे ही जरा ये सेंटेंस देखिए, क्या आई डज नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अभी मैंने आपको समझाया कि आई के साथ ऑलवेज आप डू लगाएं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। सो आई डू नॉट टॉक, आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, दिस वन इज द करेक्ट वन। ओके, अब जरा ये एग्जांपल देखिए, आई वॉज, तो मैंने आपको अभी बताया कि वॉज और वर ये पास्ट टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। सो आप आई वॉज, पास्ट में आई ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो देखिए आई के साथ वॉज यहाँ पे लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, बट इधर के सेंटेंस में देखिए लास्ट वाले में आई के साथ वर लगा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि सेंटेंस स्टूडेंट्स पास्ट का है और पास्ट टेंस में हम आई को एज अ सिंगुलर प्रोनाउन ही ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही ट्रीट करते हैं। ओके एवरीवन, आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया। बस छोटे छोटे से बेसिक से मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। फिर आपने देखा होगा कि यू को भी मैंने वहां पे स्टैटिक किया हुआ था, स्टार लगाया हुआ था, यू को मैंने सिंगुलर में भी रखा था और यू को मैंने प्लूरल में भी रखा था। अब कैसे जरा देखते हैं यहाँ पे। सो एक्चुअल में क्या है, यू एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के तरीके काम करता है, लेकिन आपको पॉइंट वाली बात क्या याद रखनी है, भले ही कभी कभी सिंगुलर की तरीके काम करे, भले ही कभी कभी ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरीके काम करे, लेकिन ये अपने साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही लेगा। ओके एवरीवन, जैसे कि अब मैं किसी से बोलूं कि तुम एक छात्र हो, मेरे सामने कोई स्टूडेंट खड़ा था, तो देखिए मैंने अब ये बात केवल एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बोली कि तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो। अब जरा आप देखिए यहां पे यू कैसे ट्रीट हुआ है, तो यहां पे यू ट्रीट हुआ है जस्ट लाइक अ सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन जरा यहां पे देखिए क्या यू इज सही है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया यू ऑलवेज प्लूरल वर्ब लेता है। आप भले एक बच्चे से बात कर रहे हैं, एक बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, एंड आप कह रहे हैं यू इज गुड,
पर्सन, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। रूल क्या कहता है, यू ऑलवेज टेक प्लूरल, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यू आर, क्योंकि इज सिंगुलर होता है और आर प्लूरल वर्ब होता है। सो यू आर अ स्टूडेंट, ऑल राइट। तो यहां पे देखिए क्या है, ये एज अ सिंगुलर ट्रीट हुआ है, बट जरा ये सेंटेंस पढ़िए। अब मैं बोल दूं यू इज स्टूडेंट्स, खैर स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, मेरे सामने अब एक बच्चा नहीं है, बल्कि मेरे सामने मेरी क्लास खड़ी है, मेरे सामने कई सारे बच्चे हैं। अब मैं उन लोगों से बोल रहा हूं भाई आप लोग क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। सो यू आर स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए ये यू किसके लिए, इस सेंस में यूज हुआ है, यानी कि यहां पे यू प्लूरल फॉर्मेट के लिए इन बच्चों के लिए यूज किया गया है। वही पहले सेंटेंस में केवल एक बच्चे के लिए यूज किया गया था। तो यहां पे सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, बट फिर भी वर्ब प्लूरल लेगा, और यहां तो खैर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा ही लगेगा। यानी आपको दिमाग में ये रखना है कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरीके काम करता है, बट वर्ब हमेशा ये प्लूरल ही लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस अगले जो 3-4 रूल होंगे इसी पे बेसिकली बेस्ड होंगे, इसी के ऑप्शंस होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नियम ये कहता है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं बाय यूजिंग एंड, ओके, एंड इफ रेफरिंग डिफरेंट नाउन्स, वो भले ही एंड से जुड़े हैं परंतु वो अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या एक से ज्यादा है, तब उस सिचुएशन में हम ऑलवेज जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। आपको लग रहा होगा, सॉरी, तब हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, यानी बहुवचन। अब आपको ये लग रहा होगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात, ये तो काफी आसान सी बात थी। अभी ये डिफिकल्ट तब होगी जब आगे इसके जो अल्टरनेटिव है जब आप वो पढ़ेंगे। जरा यहां देखिए, अजय एंड रवि, बट बेसिकली आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे दो जन है, दो लोगों की बात हो रही है, जब एक से ज्यादा दो हो गए तो ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, यानी ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अजय एंड रवि के साथ आर लगेगा, क्योंकि जब ये दो जन है, दो जन मतलब एक से ज्यादा है, और जब ये एक से ज्यादा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी, जो कि आर सही होगा। ऐसे ही जरा ये एग्जांपल देखिए, यहां मैंने एक प्रोनाउन ले लिया है, आई, मैं, और अ स्टूडेंट एक और बच्चा, यानी यहां पे दो जन है, इज वर्किंग होगा या फिर आर वर्किंग होगा। तो सिंपली यहां पे देखिए एक से ज्यादा दो लोग हैं, यानी ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पे आप इस का यूज नहीं करेंगे, यहां पे आप केवल आर का यूज करेंगे, आई एंड अ स्टूडेंट आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ऑल राइट एवरीवन, इसी प्रकार से आई एंड यू आर गोइंग टू टॉक टू हिम अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो यहां पे क्या हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आर, वाई, क्योंकि यहां पे भी दो जनों की बात हो रही है। ये तो बहुत सिंपल सा नियम है कि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ रहे हों, अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हों, उस सिचुएशन में आप ऑलवेज बहुवचन यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके एवरीवन, अब जरा इसका अगला रूल क्या है जरा वो ध्यान से सुनिए। अब यहां पे भी एग्जांपल देखिए, राइस एंड करी, यहां पे भी देखिए दो चीजें हैं, तो अब दो चीजें हैं तो क्या यहां पे इज लगाएंगे या फिर क्या यहां पे आर लगाएंगे, ये दिमाग में बांधने वाली बात है। अगर आप पिछला जो रूल मैंने अभी बताया इस रूल को फॉलो करेंगे तो आगे वाला सेंटेंस आप बिल्कुल गलत कर देंगे, इसलिए मैंने कहा ना कि इसका जो आप आगे के रूल्स पढ़ेंगे तब लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, दोनों सिंगुलर होने चाहिए, आर एडेड बाय यूजिंग एंड, यहां पे भी वो एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन इफ दे आर रेफरिंग अ सिंगल नाउन एज पेयरिंग वर्ड, लेकिन वो दोनों जो जोड़े के शब्द हैं मिल करके किसी एक सिंगल नाउन की ओर ही इशारा कर रहे हों, तो उस सिचुएशन में हम कैसा वर्ब यूज करते हैं, ऐसे इन सिचुएशन में हम केवल और केवल सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, हम प्लूरल नहीं यूज करेंगे। अभी मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। क्या कुछ एग्जांपल जरा यहां देखिए, जैसे कि बैग एंड बैगेज, भले ही ये दो दिख रहे हो, इसका मतलब बोरिया बिस्तर होता है कि आपका पूरा जितना भी बंद बर्तन है उसकी पूरी बात हो रही, जितनी भी आपकी आवश्यकता वाली चीजें हैं उनकी बात हो रही, कि अपना पूरा सामान लेकर के आया है, ही केम विथ हिज बैग एंड बैगेज। इसी प्रकार से जरा ब्रेड एंड बटर को देखिए, इनका यूज कब किस प्रकार से हो कि ये सिंगुलर की तरीके ट्रीट करेंगे, अभी हम आगे देखते हैं। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टीडी, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, राइज एंड फॉल। ये राइज एंड फॉल, ये कुछ ऐसे जो है फ्रेजेस है जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब अगर देखिए यहां पे मैंने लिखा है राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश और फेवरेट लंच, या फिर राइस एंड करी आर माय फेवरेट लंच। अब आपको लग रहा होगा सर कौन सा सही है, रूल के अकॉर्डिंग देखें तो या इज
भाई लगाएंगे कि दो हैं, बट कैसे पता चले कि ये दोनों मिलकर के क्या एक ही चीज की बात कर रहे हैं? अब समझिए पहले, यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो राइस है, यानी कि मैं लंच में क्या लेता हूं, मैं दाल और चावल लेता हूं। तो सीधी सी बात, दाल चावल का मतलब क्या हुआ? अगर वो मेरा फेवरेट डिश है तो मैं दाल और चावल दोनों को मिक्स करता हूं, मिक्स करने के बाद एक अलग डिश बन जाती है जिसका नाम क्या है, दाल चावल। ओके, जैसे खिचड़ी होगी, खिचड़ी में तो कई सारी चीजें मिलती हैं, बट वो मिलकर के एक ही डिश बनाती है, वो एक खिचड़ी है। उसमें दाल भी होता है, चावल भी होता है, तो दोनों मिलकर के खिचड़ी बनाती है। वैसे ही मैं क्या करूं, राइस एंड करी दोनों को मिलाकर के मैंने एक डिश बनाया, और उसको मैं जब खाता हूं, यानी कि मैं यहाँ पे एक का ही रेफरेंस दे रहा हूं कि वो दोनों मिलकर के एक ही डिश प्लेट में बनती है, और वो मेरा फेवरेट डिश है या मेरा फेवरेट लंच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए यहां पे हम इसका यूज करेंगे, हम यहां पे आर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों इस हिसाब से लिखे गए हैं, ये दोनों मिलकर के एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। अब जरा ये एग्जांपल ध्यान से पढ़िए कि ब्रेड एंड बटर, ऐसे में क्या बोल सकता हूं, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड एंड बटर क्या है, मेरा जो है बहुत ही पसंदीदा ब्रेकफास्ट है। अच्छा, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हुआ? क्या आप ब्रेड एंड बटर ऐसे खाते हैं कि पहले ब्रेड खा लिया और बाद में उसका जो मक्खन है, बटर है, बाद में मक्खन को खा लिया, या पहले मक्खन खा लिया और बाद में ब्रेड को खा लिया? नहीं, आपका जो ब्रेड स्लाइस होता है उसमें आप मक्खन को लगाते हैं और फिर जाकर के उसको आप खाते हैं। यानी कि ब्रेड और बटर मिल करके एक डिश बन गई और उसको आप इंजॉय करते, उसको आप टेस्ट करते, उसको आप खाते हैं। तो जब ऐसे बोला जाए कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तब आप इसका यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जरा ये एग्जांपल पढ़िए कि ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड इन माय शॉप, या फिर ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन माय शॉप। मैं बता रहा हूं मेरे दुकान में ब्रेड और बटर भी बेचा जाता है या बेचा जाता है। तो क्या यहां पे मैं जो ब्रेड एंड बटर आप खाते हैं साथ में, क्या मैं उसकी बात कर रहा हूं? जी नहीं, मेरा यहां कहने का मतलब यह है कि ब्रेड भी बिकता है मेरे शॉप में और बटर भी बिकता है। मैं यहां पे दो चीजों की बात कर रहा हूं, बल्कि इन दोनों को एक साथ लगा करके मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे ये दोनों मिलकर के किसी एक डिश को नहीं बना रहे हैं। ओके, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा, क्योंकि यहां पे ब्रेड और बटर में दोनों की अलग अलग बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं यहीं पे बात करूं कि मान लीजिए कोई दुकान है जहां पे राइस है और क्या है, करी, दोनों बेची जाती है। ऑलराइट, तो राइस एंड करी इज ऑल्सो सोल्ड इन माई शॉप। तब उस सिचुएशन में आप अगर इज लगा रहे हैं तब वो गलत हो जाएगा। यहां पे आप क्या बोलेंगे, राइस एंड करी आर सोल्ड इन माई शॉप। ऑलराइट एवरीवन, किस सेंस में? जब ये अलग अलग सेंस में यूज हो तब की आप बात करें, बट इन्हें एक साथ मिक्स करके जो आप खाने के सेंस में यूज करेंगे तो दोनों मिल करके एक ही काम करेंगे, तब यहां पे आप क्या यूज करेंगे। ऐसे जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैमर एंड सिकल। अब हैमर एंड सिकल आई होप सबने देखा होगा, जिसमें अदरक आप लोगों ने घर पे मम्मी लोग को कूटते हुए देखा होगा। उसमें एक हैमर होता है और एक सिकल, एक पॉट होता है जिसमें कि होता क्या कि मम्मी लोग अदरक डाल करके कूटती हैं। तो देखो अब है क्या कि ये दोनों एक्चुअल हैमर और सिकल मिल करके एक पॉट, एक कंप्लीट बर्तन का निर्माण, एक कंप्लीट यूटेंसिल्स का निर्माण करते हैं। ये जो जिसमें अदरक को डाला जाता है, अब ये अकेले किसी भी मतलब का नहीं होगा। इसी प्रकार जो हैमर है उसका भी अलग से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों मिलकर के एक इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करती हैं। इसलिए यहां पे हैमर एंड सिकल जब बात होगी तब यहां पे क्या हो जाएगा, तब यहां पे ये यूज होगा एज अ सिंगुलर। जैसे हॉर्स एंड कैरेज देखिए, जैसे आपने तांगा गाड़ी देखी होगी तो उसमें घोड़ा भी होता है और कैरेज भी होता है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये दोनों मिलकर के एक जो साधन होता है, जो कन्वेंस का जो मोड होता है, वो उसकी बात करेंगे। भाई उसमें क्या है, भाई घोड़ा है और क्या है, तांगा है, इन दोनों की बात हो रही, तब यहाँ पे एक ही कन्वेंस मोड की बात करें। इसलिए यहाँ पे हॉर्स एंड कैरेज के साथ बच्चा आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। आई होप बात समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी के एक अल्टरनेटिव फिर चलते हैं। तो एक तो ये होगा कि दो चीजें हैं, दोनों मिल करके क्या इशारा करें कि दोनों चीजें वास्तव में एक ही हैं, तब भी आप सिंगुलर यूज करेंगे। अलग अलग अगर सेंस दे रहे हैं, यानी कि रूल नंबर में 5 की बात कर रहा हूं, तब आप आर यूज करेंगे। बट जरा ये नियम देखिए, ये भी उसी के काइंड है कि फिर से हमने क्या किया, दो नाउन को हमने एंड से जोड़ दिया है। अब देखना क्या है, इफ देयर इज आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव ओनली विद द फर्स्ट नाउन। कोई दो नाउन इस प्रकार से जोड़े गए हैं कि आर्टिकल का इस्तेमाल दोनों के साथ ना होकर के, या पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल दोनों के साथ ना होकर के केवल पहले के साथ है।
तो उस सिचुएशन में आपको दिमाग में रखना है कि इस सिचुएशन में आप ऑलवेज ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये रूल है। रूल ये कहता है कि अगर दो नाउन जैसे कि प्रिंसिपल एंड टीचर मैंने यहां देखिए ले लिया है और आप देखेंगे मैंने केवल द प्रिंसिपल के पहले लगाया हुआ है, मैंने यहां पर द टीचर के पहले नहीं लगाया है। तो वास्तव में इसका मतलब ये होता है ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। जो व्यक्ति मेरे टीचर हैं वही व्यक्ति मेरे प्रिंसिपल भी हैं और ऐसा पॉसिबल भी होता है। ऑलराइट, तो यानी कि यहां पे देखिए क्या है, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। कैसे बात पता चल रही है? क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो आर्टिकल लगा हुआ है वो केवल किसके पहले लगा हुआ है? आर्टिकल केवल और केवल लगा हुआ है प्रिंसिपल के साथ में, वही टीचर के साथ में यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो दोनों पर्सन हैं वो सेम है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करने वाले हैं एस का। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऐसे ही एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर एंड फ्रेंड। अब यहाँ पे हैव कम होगा या फिर हैज कम होगा? अब यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि माय ब्रदर के साथ तो माय यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया है, बट फ्रेंड के साथ यहाँ पे कोई भी आर्टिकल या एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा भाई है वही मेरा दोस्त भी है और ऐसा पॉसिबल भी होता है। ओके, सो यहाँ पे यानी कि ये दोनों व्यक्ति वास्तव में एक ही हैं और ग्रामर ये कहता है कि अगर आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव केवल पहले के साथ लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि वो आगे आप एक दो वर्ड और भी जोड़ सकते हो, माई ब्रदर, फ्रेंड एंड गार्जियन। लेट्स सपोज हमने 3 कर दिया, तब भी आपको ध्यान रखना ये तीनों व्यक्ति एक ही कहलाएंगे क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव केवल पहले के साथ यूज हुआ है। तो ऐसे केस में आप ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैज सही होगा, आप हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज अच्छे से दिमाग पर रखिएगा। लेकिन जब जरा इस नियम को देखिए कि दो नाउन ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं एंड से, बट वहां पे जो आर्टिकल है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव है दोनों के साथ लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन भी यही है। इसके पहले क्या था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल केवल एक के साथ लगा हुआ था, अभी दोनों के साथ लगा हुआ है। ये नियम ऑलरेडी मैं नाउन में डिस्कस कर चुका हूं, जिन लोगों नाउन नंबर का वीडियो देखा हो, इसलिए मैंने कहा था ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जरूर देखा करिए। चलिए, तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आर्टिकल दोनों के साथ या पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों के साथ लगा हुआ है तो इस सिनेरियो में ये एक की नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों की बात करते हैं। अब यहां पे देखिए आर्टिकल दोनों के साथ लगा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब इसका मतलब ये हुआ जो टीचर है वो अलग हैं और जो प्रिंसिपल है वो अलग कैरेक्टर है। और जब दो कैरेक्टर यहां पे हो गए, दो लोग हो गए, तो इस सिचुएशन में हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। सो द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर टॉकिंग बोलेंगे, ना कि इज टॉकिंग बोलेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ये एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड। अब यहां पे देखिए दोनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया है। अब इसका मतलब ये है, ये रूल ये कहता है कि यहां पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है। एक तो पहला जो मेरा भाई है, दूसरा तो वो जो मेरा दोस्त है, दो जन हो गए। तो ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट्स हमें प्लूरल वर्ब यूज करना होगा। तो यहां पे अब हम हैव का यूज करेंगे, अब हमें हैज का यूज नहीं करना होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा से ये रूल है, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रूल स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए जरूरी है। और उन्हीं में से एक वैरायटी देखिए अब हम और डिस्कस करेंगे। अब यहां पे हम नाउन को तो ऐड खैर नहीं करेंगे, हम यहां पे ऐड करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को। अगर दो या दो से ज्यादा हम कुछ भी कह लीजिए, ओके, या मिनिमम आप दो मानिए, चूंकि दो है तो प्लूरल तो है ही है वो। तो अगर दो एडजेक्टिव जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, यहां पे दो एडजेक्टिव आप देख रहे हैं मैंने जोड़ा हुआ है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अगर ये दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन जो आर्टिकल है वो केवल और केवल किसके पहले यूज हुआ है? पहले वाले एडजेक्टिव के पहले यूज हुआ है। तब इस सिचुएशन में आपको ये याद रखना है कि जो नाउन है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे कि यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। आ केवल ब्लैक के पहले लगा हुआ है, व्हाइट के पहले नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब यहां पे ये है कि जो ये गाय है, मैं पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए भाई ये गाय है, ओके, और अब यही गाय क्या है? ब्लैक कलर की भी है और यही गाय जो है व्हाइट कलर की भी है। तो उस सिचुएशन में क्या बोलूंगा? अ ब्लैक एंड
व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। मैं इज क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ये फॉर्मेशन ये बता रहा है कि गाय की संख्या यहां पे एक ही है और वही गाय ब्लैक भी है और वही गाय व्हाइट भी है। अब जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूं अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर, तो क्या यहां पे हम आर लगाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है यहां पे गाय की संख्या एक ही है, तो आप आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके अभी जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, मैंने क्या बोला? अ ब्लैक या अ रेड एंड पिंक, कुछ भी आप बोल लीजिए, कोई भी एडजेक्टिव आप लीजिए, अ रेड एंड पिंक शर्ट। तो देखिए मैंने पिंक के पहले मैंने आ का यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये जो शर्ट है वो शर्ट एक ही है और वो रेड कलर की भी है और पिंक कलर की भी है, दोनों कलर का उसमें जो है मिक्सचर देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑलवेज कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसी का जो अगला रूल ये कहता है कि मान लीजिए कि जो एडजेक्टिव है उसमें आर्टिकल दोनों के साथ लग जाए। रूल समझिएगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर आर्टिकल दोनों के साथ, ये गलत लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड मैं इसे करेक्ट कर दूं, इसमें व्हाइट मिसिंग हो गया है, ये टाइपिंग फॉल्ट है। तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि अ ब्लैक एंड, अब मान लीजिए व्हाइट के पहले मैं आ यूज कर दूं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो गाय हैं, अब गायों की संख्या बढ़ गई है, गायों की संख्या 2 हो गई है। क्यों 2 हो गई है? क्योंकि यहां पे जो आर्टिकल है वो आर्टिकल यूज हुआ है दोनों के साथ में, ब्लैक के साथ में भी और व्हाइट के साथ में भी मैंने आ लगा दिया है। मतलब गायों की संख्या यहां पे कितनी है? 2 है। एक वो है जो कि ब्लैक कलर की है और दूसरी वो है स्टूडेंट्स जो कि व्हाइट कलर की है। तो जब गायों की संख्या 2 हो गई है तब हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब हो जाएगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। ऑल राइट, सो ब्लैक एंड अ व्हाइट जब हम बोलेंगे तब हम इसके बजाय लगाएंगे आर। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऐसे कोई सभी आपको मिल जाए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार का एग्जांपल लेट्स सपोज ले लिया जाए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार इज पार्क्ड आउटसाइड ऑफ माय हाउस। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार बोला, यानी 2 हैं, तो मैं इज नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं आर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं केवल ये बोलूं कि अ ब्लैक एंड व्हाइट कार, इसका मतलब अब कार की संख्या 1 है, क्योंकि मैंने व्हाइट के पहले आ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में केवल क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यहां से एक नया टाइप का रूल चलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर एडेड बाई एंड, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर, यहां पे क्या होगा? आर एडेड बाई यूजिंग एंड। देखिए फिर से 2 ही सब्जेक्ट हमने क्या किया है? ऐड किया हुआ है एंड लगाकर। सब्जेक्ट तो 2 है, आपको लगेगा कि ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इफ देयर इज ईच और एवरी बिफोर नाउन्स, वो जो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं उनके पहले स्टूडेंट्स अगर आपको ईच या फिर एवरी मिल जाए तो ध्यान रखिएगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि इनको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ओके, और ध्यान रखिएगा कभी भी इसके बाद ईच बॉयज या ईच गर्ल्स आप नहीं करेंगे, ये गलत होता है, क्योंकि ईच मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब हर एक, और हर एक बोले तो आप बॉय बोलेंगे, आप बॉयज नहीं बोलेंगे। अगर आपके एग्जाम में ईच बॉयज लिखा हुआ है तो समझिएगा ये भी गलत है, अब ईच बॉयज ना होकर के ईच बॉय होगा। ओके, सो देखिए जैसे मैं अगर सेंटेंस बोलूं ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बॉय एंड गर्ल दोनों की बात हो रही, तो क्या प्लूरल होगा? जी नहीं, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सेंस ये दे रहा है हर एक लड़के और हर एक लड़की की बात हो रही है, हर एक का सेंस आ रहा है, और जब हर एक का स्टूडेंट सेंस आएगा तो सिंपली सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी आप लगाएंगे। या फिर कभी कभी ये फॉर्मेशन कुछ ऐसे भी लिखा जाता है कि ईच का इस्तेमाल दोनों के साथ ना करके केवल कॉमनली पहले के साथ कर दिया जाएगा कि ईच बॉय एंड गर्ल, यानी प्रत्येक लड़के और लड़कियां। इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट, ध्यान रखिए यहां पे आप इज प्रेजेंट लगाएंगे, आप आर प्रेजेंट नहीं लगाएंगे। ऑल राइट, यानी कि जो सेकंड सेंटेंस ये थर्ड लिखा हुआ है ईच बॉय एंड गर्ल आर, ये सेंटेंस यहां पे गलत लिखा हुआ है। ऐसे ही एग्जांपल जरा देखिए, एवरी पेन एंड पेंसिल इज इन द बैग, या फिर एवरी पेन एंड पेंसिल आर इन द बैग। आर का इस्तेमाल हम यहां पे नहीं करेंगे,
हमारा करेक्ट आंसर होगा इज इन द बैग। ओके एवरीवन, सो प्लीज कीप दिस पॉइंट ऑल्सो इन योर माइंड। बट ये जो इस पॉइंट को प्लीज स्टार करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं वनडे एग्जाम्स की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ईच का फॉर्मेट तो सबको पता होता है, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच पेन एंड पेंसिल, समथिंग लाइक दैट। अब यहां पे जरा देखिए कि ईच हैज बीन यूज्ड आफ्टर प्लूरल नंबर, लेकिन अगर यहां पे इसी का इस्तेमाल किसके साथ किया गया है, कैसे किया गया है कि पहले प्रोनाउन आ जाए या फिर पहले वो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए या नाउन आ जाए, उसके बाद अगर ईच का प्रयोग हुआ है तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम ऑलवेज उसको प्लूरल वर्ब के साथ कंसीडर करेंगे। ओके एवरीवन, सो इट विल टेक ऑलवेज प्लूरल वर्ब। अगर यहां पे बोलते हैं वी ईच, तो वी ईच का यहां मतलब होगा हैव अ बाइक। यहां पे हम हैज अ बाइक नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईच का इस्तेमाल किसके बाद हुआ है, यहां पे प्रोनाउन के बाद हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन की बात। ओके एवरीवन, जरा ऐसे ये एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स ईच हैव अ बुक। देखिए कहने का सेंस वही है, बट ये फॉर्मेशन होता है ना कि अलग अलग फॉर्मेशन कई प्रकार की होती हैं, और यही वो फॉर्मेशन है जहां पे आपको अलर्ट रहना है। सो द स्टूडेंट्स ईच अगर लिख गया, तब इस सिचुएशन में आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर होगा, यानी कि द स्टूडेंट्स ईच, यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा गलत। हाँ, अगर दूसरा फॉर्मेट क्या है, ईच स्टूडेंट ऐसे बोला जाए, तब ध्यान रखिए ईच स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, तब आप बोलेंगे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। ऑलराइट एवरीवन, द स्टूडेंट्स ईच, तब आप लगाएंगे हैव, यानी ईच अगर बाद में आता है तो वो प्लूरल बन जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन आए, देन वर्क लाइक अ सब्जेक्ट, देन इट टेक्स सिंगुलर विद इट। आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए ईच ऑफ देम, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तब ध्यान दीजिएगा कि मैंने ऑलरेडी खैर आपको बता दिया कि ईच जब भी आएगा, चूंकि यहां पे प्रत्येक की बात हो रही, सेंस यही आ रहा है। बाकी आपको दिमाग में ये भी रखना है, कभी भी अगर प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है तो ऑफ की बात जो ऑलवेज वो होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, और हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या फिर जो वर्ब लगाते हैं वो हम वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहां पे सब्जेक्ट देम नहीं है, सब्जेक्ट यहां पे ईच है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो भले यहां पे प्लूरल है, ओके, बट यहां पे हम क्या यूज करेंगे, ईच के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया ईच के साथ ऑलवेज आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसी प्रकार से ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज और ध्यान आपको रखना है कि कभी भी बेटा ऑफ आ जाए तो ऑफ का दो काम होता है। पहला काम तो देखिए ये होता है कि ऑफ जो है पोजेशन बताता है, क्या बताता है, पोजीशन बताता है। आपको मैंने पोसेसिव केस में पढ़ाया हुआ था, आपने देखा होगा। और दूसरा जो ऑफ का बच्चा रूल होता है वो एक प्रीपोजिशन में सिलेक्शन के तौर पे काम करता है, सिलेक्शन करने में। तो यहां पे क्या, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट इज स्मार्ट। तो यहां पे देखिए ध्यान रखिए, जब कभी भी आप ऑफ का यूज करेंगे तो ऑफ के बाद ऑलवेज एंड ऑलवेज जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। ये जरा ध्यान रखिएगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चे। स्कूल लेवल पे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बस ईच, आइदर, नीदर और वर्ब बेस्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको ये पार्ट भी देखना होगा कि ऑफ के बाद ये जो देखिए स्टूडेंट्स है, पीछे के देखिए मैंने आपको यहां पे क्या बताया था कि यहां पे आप ईच बॉय एंड ईच गर्ल बोलेंगे। ईच बॉयज या ईच गर्ल्स गलत होगा, क्योंकि यहां पे ऑफ का यूज नहीं हुआ है। लेकिन जरा यहां देखिए ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट कभी नहीं होगा। ओके, हाँ क्या रही बात रूल की, तो कॉन्सेप्ट आप समझिए। पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि रटना है अगर, तो भाई ईदर है, नीदर है, इसे नाइदर भी बोलते हैं, बट नीदर इज ऑल्सो फाइन। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो है आप ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ऑफ जो प्रीपोजिशन है और यहां पे ये जो है एज ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है, तो यू कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। वास्तव में आपका सब्जेक्ट क्या है, नीदर, कोई भी नहीं। भाई जब कोई भी नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो आपका सिंगुलर ही होगा। सो यहां पे देखिए नाइदर ऑफ यू कंप्लीट वर्क, क्या ये सेंटेंस सही है, जरा आप बताइए।
तो ऐसे सेंटेंस में और आप थोड़ा सा अलर्ट रहा करिए, जहां पे हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहां पे बेसिकली बच्चे कई बार तो सही कर जाएंगे, बट जहां पे ऐसा फॉर्मेट आ जाता है यूजुअली बच्चे थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ध्यान आपको यहां पे ये देना है कि वर्क आपका प्लूरल है और नीदर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो यही कॉम्बिनेशन हो गया है गड़बड़। यहां पे वर्क के बजाय यहां पे क्या होना चाहिए, वर्क्स ऑन टाइम, क्योंकि जब मैं एस ऐड करूंगा तभी जाकर के ये सिंगुलर वर्ब बनेगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब जरा यहां देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और, अब देखिए यहां पे एंड नहीं आ रहा, ये आपको ध्यान देना, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, एक तो फॉर्मेट ये वाला है, ऑफ वाला मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले फॉर्मेट मैंने वी ईच यानी ईच बाद में आएगा, और यहां पे मैंने ये एंड वाला बताया था, ईच के पहले क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। पर जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या फॉर्मेट क्या करे, ईदर और या फिर नीदर नॉर। अगर ये फॉर्मेट है देन वी यूज सिंगुलर वर्ब विद सच सब्जेक्ट, एंड इफ द नाउन इज प्लूरल देन वी यूज प्लूरल वर्ब। बात समझिएगा, एक्चुअली इसमें एक रूल क्या कहता है, इसका रूल ये है कि मान लीजिए बच्चा फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि ईदर और या फिर नीदर नॉर आ रहा है। पहला तो ये कि हो सकता है दोनों क्या हो, सिंगुलर हो, तो यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद सच सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर नाउन यूज हुआ, कौन सा नाउन यूज हुआ है, सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। यहां पे शी देखिए और हर फ्रेंड देखिए, ये दोनों बच्चा क्या बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों यहां पे क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन जरा ये देखिए, ईदर स्टूडेंट्स नॉट, यहां पे नीदर होगा, ईदर नहीं, दैट इज क्योंकि नॉट नाइदर का ऑप्शन है, सो नीदर स्टूडेंट्स एंड दिस इज नॉर, नॉर टीचर्स। तो यहां पे देखिए ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो इस सिनेरियो में हमने क्या यूज किया हुआ है, हैव का यूज किया है। अब लेकिन जरा एक फॉर्मेट ध्यान समझिएगा, यानी कि पहला आपने क्या देखा कि अगर दोनों क्या है, सिंगुलर है तो आप सिंगुलर यूज कर दो, और दोनों अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज कर दो। बट एक नियम क्या कहता है, आगे मैं अभी स्लाइड में मैंने शायद लिखा हुआ है, बट यहां भी आपको समझा दूं कि मान लीजिए एक केस ऐसा बन जाए कि जहां पे एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप करेंगे क्या कि जो प्लूरल वाला होता है बच्चा, कौन सा जो बहुवचन होता है वो वाला आप ऑलवेज और के बाद लिखते हैं, यानी कि बाद में लिखते हैं, क्लियर। और जब बाद में लिखेंगे तो जो बाद में होगा आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। मान लीजिए मैं बोल दूं यहां पे, जैसे कि ये एग्जांपल थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे बोल दूं कि नीदर स्टूडेंट, अब कोई एक बच्चे की बात हो रही, नॉर टीचर्स, देखिए एक यहां पे क्या हो गया, सिंगुलर कर दिया मैंने और टीचर्स को मैंने प्लूरल कर दिया, तो इस केस में भी आप प्लूरल वर्ब ही लगाओगे। इसका अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है, जब कभी भी एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो बच्चा, तो उस सिचुएशन में जो बहुवचन जो प्लूरल होता है उसको हम बाद में रखते हैं, और रूल ये कहता है कि जो वर्ब के करीब होगा हम उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वही रूल यहां पे आप अप्लाई करेंगे। सो नीदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर्स, तो टीचर चूंकि बहुवचन है तो आप हैव लगाएंगे। यहां पे फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो आप यहां पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। बाकी अभी आगे भी डिस्कस करूंगा तो ये आपका और क्लियर हो जाएगा। ओके एवरीवन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। एंड नाउ रूल नंबर 14। अब देखिए रूल नंबर 14 वही है जो अभी मैंने रिसेंटली आपको समझाया, दैट इफ अ सेंटेंस हैज वन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वन प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि आपका सेंटेंस ऐसा है कि उसमें एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेस द प्लूरल सब्जेक्ट एट सेकंड प्लेस। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो ऑलवेज सेकंड नंबर पे प्लेस किया जाएगा, यानी यूज किया जाएगा, एंड यूज प्लूरल वर्ब विथ इट। और उस सिचुएशन में आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। जैसे एग्जांपल यहां पे देखिए, ईदर राहुल और हिज फ्रेंड्स। तो देखिए राहुल यहाँ पे सिंगुलर था, फ्रेंड्स प्लूरल था, तो मैंने फ्रेंड्स को सेकंड नंबर में यहाँ पे रखा हुआ है, और अब जो वर्ब यूज होगी वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, दैट इज द रीजन यहाँ पे मैंने हैव का इस्तेमाल किया हुआ है। ऑल राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जरा देखिए, ईदर हिज फ्रेंड्स और ही, क्या ये फॉर्मेट सही है, तो जी नहीं, ये फॉर्मेट गलत है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए हिज फ्रेंड्स प्लूरल है एंड ही सिंगुलर है, बट हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सिंगुलर को हमने बाद में रख दिया है, और यही मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो अगर कहीं पे आपको सेंटेंस ऐसा मिल जा रहा है कि फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि इधर हिज फ्रेंड्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट पहले लिखा गया है और सिंगुलर वन बाद में लिखा गया है, तो वहां पे ध्यान आपको देना कि करेक्शन आपका इसी पार्ट में माना जाएगा और इसको सही करने की आवश्यकता होगी। तो इस फॉर्मेट को आपको फॉलो नहीं करना है। रूल क्या है, पहले सिंगुलर फिर प्लूरल और जो नियरेस्ट हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फाइन, चलिए बात करते हैं इस रूल की, रूल नंबर 15। सो इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाई एंड यूजिंग द एक्सप्रेशंस लाइक, सॉरी यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे जो कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन दो ऐसे हैं जो कि इन एक्सप्रेशंस को यूज करके उनको ऐड किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो स्कूल के हैं, इवन वनडे एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा इसे पूछा ही जाता है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इसमें एक्सप्रेशंस ऐसे जैसे कि एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स कुछ ही आते हैं, बट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको ये सारे फ्रेजेस रखने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे फ्रेजेस से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो आपको ध्यान ये देना कि अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके उनको जोड़ा गया है, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, या फिर लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, कंट्रोल्ड बाय, रन बाय, लेड बाय, गवर्न बाय या फिर डोमिनेटेड बाय, इन सब का यूज करके किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन का आपस में ऐड किया गया है, तो आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है जो आपकी वर्ब लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तब आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी अभी देखिए हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बट वो फॉर्मेट क्या था, वो था ईदर और एंड नीदर नॉर का। बट यहाँ पे आपका देखिए फ्रेज बिल्कुल बदल गया है। अब इस फ्रेज के अकॉर्डिंग आपका क्या ध्यान देना है आपको कि जो सब्जेक्ट पहले यूज किया गया है आपका वर्ब उसके साथ एग्री होगा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे भले ही प्लूरल है बट हमारा जो वर्ब आएगा वो टीचर के अकॉर्डिंग आएगा। द टीचर हैज यहाँ पे लगेगा। ओके, सो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैज कम टू मीट यू। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छे से इसे स्टार बना करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब जरा ये एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स। तो यहाँ पे जो आपको जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल। ओके, सो द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स, टीचर्स यहाँ पे आपको प्लूरल दिख रहा है तो आप यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे। क्यों यहाँ पे आर नहीं लगाएं, क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है, सो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन इज यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जरा देखिए, द राइटर्स अलोंग विद पब्लिशर। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो राइटर्स हैं किसके साथ, पब्लिशर के साथ आपका वेट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए राइटर्स प्लूरल है और ये पहले आया हुआ है, इस सिचुएशन में आपको यूज करना होगा आर यानी कि प्लूरल वर्ब। ऑल राइट एवरीवन, सो राइटर्स आर। आप पब्लिशर सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसका यूज नहीं करेंगे। वैसे ही ऑल द ड्रेसेस बिसाइड्स हर्स आर इन द रूम, तो उसके ड्रेस को छोड़ करके जितने भी ड्रेसेस हैं सारे के सारे ड्रेस कहाँ है भाई, कमरे में है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑल द ड्रेसेस ये प्लूरल फॉर्मेट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे यूज करना होगा आर। यहाँ पे मैं सिंगुलर यूज नहीं कर सकता। ओके एवरीवन, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल ये कहता है कि इफ टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय नीदर नॉर, ईदर और, नॉट, या फिर ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और, इनका अगर इस्तेमाल हुआ देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। देखिए कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट देखिए हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट आएगा हम उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट यूज करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये उसी के एक और जो है उसी को दूसरी तरीके से घुमा के यहाँ पे बताया गया है। साथ में कुछ चीजें आपकी और ऐड कर दी गई, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसी ग्रुप में है और भी इसी ग्रुप में है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जब कभी भी ये वाला फ्रेज आएगा तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज करना है। ओके, जैसे कि नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। देखिए पीछे बिल्कुल अलग फॉर्मेट था, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। यहां पे हमने क्या देखा था, हम टीचर के अकॉर्डिंग लगा रहे थे जो पहले आया था, बट यहां पे हमने क्या करना है,
नॉट ओनली राहुल, कल राहुल ही नहीं लेकिन उसके फ्रेंड्स भी, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे हम बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो प्लेस करेंगे। जहां पे फ्रेंड्स प्लूरल है, दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड हियर वर्ब प्लेइंग। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। बिल्कुल जो बेसिक अभी हमने स्टडी किया इसके पहले वाला, उसका जस्ट अपोजिट है ये। वैसे ही नाइदर ही नॉर आई, अब देखिए यहां पे आप क्या यूज करेंगे, आई के साथ चूंकि आप वॉज यूज करते तो ये क्या हो जाएगा, आई वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। यहां पे आप दो मान करके आप प्लूरल मत लगाइए कि ही भी है आई भी है, जैसे कि ही एंड आई एंड ही अलग था ना, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि एंड से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़ रहे हैं तो प्लूरल होगा अगर वो अलग अलग सेंस दे रहे हैं। बट यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या है, नीदर ही और नॉर, नीदर और नॉर वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप। वैसे यहां देखिए, इधर यू और मोहन, या तो तुम या तो मोहन, तो यू के साथ आपको पता होगा प्लूरल लगता है, यानी कि अगर हम यू के अकॉर्डिंग लगाते तो यहाँ पे हैव लगना चाहिए था, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि ईदर और की कॉन्सेप्ट में जो नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब प्लेस करते हैं। यानी कि यहाँ पे मोहन है और मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम जो सिंगुलर वर्ब है हैज, उसी का इस्तेमाल करेंगे और किसी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फाइन। नेक्स्ट रूल, ये सारे रूल्स बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि वाकई में मेरा एफर्ट आप सभी लोगों के लिए यूजफुल प्रूफ हो रहा है। और कमेंट जरूर करिए, कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे और आपके बीच में कनेक्शन भी मेंटेन करते हैं कि वाकई जो मैं कर रहा हूं वो सही डायरेक्शन में वर्क जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ये देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंडिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं हमेशा याद रखिए कि वो ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। और क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को याद रखनी होगी वो ये वाली, जिसको मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूं, क्वेश्चन टैग। अगर स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं तो वहां तो केवल पहला पार्ट आएगा जो एवरीबॉडी इज इन द क्लास, पर ये जो आर एंड दे मैंने लिखा हुआ इसकी क्या कहानी है, जरा इसको समझिएगा, क्या ये सही है कितना ये गलत है। तो ध्यान आपको ये देना कि जैसे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन एंड नो वन। जरा यहाँ एक विशेष बात आपको बेटा ये ध्यान देनी होगी कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंडिफरेंट प्रोनाउन किसी न किसी लिविंग बीइंग्स की और किसी न किसी ह्यूमन बीइंग्स की ओर इशारा करेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी यहाँ पे आएगा समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो ये जो नथिंग वाले वर्ड्स होंगे, जो प्रोनाउंस मिलेंगे इंडिफरेंट, जो कि आगे के स्लाइड में है, वो सारे नॉन लिविंग की ओर इशारा करते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आएगा, तो ध्यान आपको ये देना कि ये सारे जब इंडिफरेंट प्रोनाउंस आ रहे हों तो आर यूज्ड फॉर अनसर्टेन पीपल। पहली बात तो ये कि इनका जो इस्तेमाल किया जाता है अनसर्टेन पीपल के लिए किया जाता है, तभी ये इंडिफरेंट है, डेफिनेट नहीं है बल्कि अनिश्चित है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वर्क लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा ये हमेशा और हमेशा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके ही काम करेगा। एंड वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन, और इसी के साथ हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज करते हैं। वो सारे बच्चे जिन्होंने मेरी नाउन वाली वीडियो देखी होगी, मैंने वहां पे इस बात को बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। देखिए फिर से टॉपिक यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे हम इसका जो प्रोनाउंस यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ ही यूज करेंगे विथ सच सब्जेक्ट। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इन क्वेश्चन टैग, जब क्वेश्चन टैग की बारी आएगी तब आपको ध्यान रखना है इनके साथ हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि दे। अब क्या माजरा एग्जांपल से समझते हैं, जरा पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। अब देखिए जैसे कि यहां पे लिखा गया है आपका एग्जांपल दैट एवरीबॉडी। अच्छा, एवरीबॉडी जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके दिमाग में ये जाएगा कि भाई एवरीबॉडी का मतलब ये हुआ कि सभी की बात हो रही है, और सभी की बात हो रही है तो आपको ये लगेगा कि तब तो ये प्लूरल होना चाहिए, तब तो ये बहुवचन होना चाहिए, बट नहीं, ये बहुवचन नहीं है। यहाँ पे एवरीबॉडी ये एक इंडिफरेंट प्रोनाउन है और ये ऑलवेज एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके काम करता है। इसके बाद जो आपका सेंटेंस बनेगा उसमें ऑलवेज आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, जैसे कि एवरीबॉडी इज इन द क्लास। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे दूसरी बात यहाँ पे आपको, अभी क्वेश्चन टैग की हम बात नहीं करेंगे। अब जरा आप दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, एवरीवन, जितने भी लोग हैं सभी लोगों की बात हो रही है। अब देखिए जो वर्ब आया हुआ है लव्स, तो देखिए एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। अब लव्स में देखिए मैंने एस या ईएस लगाया है, यानी कि जैसे ही मैंने एस लगाया ये वर्ब क्या बन गया है, सिंगुलर बन गया है।
और इसी वजह से मैंने यहाँ पे एस का यूज किया, क्योंकि इसे सिंगुलर मानेंगे अगर एवरीवन को तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। लेकिन जो पॉइंट आपको यहाँ पे आप ध्यान देना, ये चूंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बात आपको यहाँ पे ध्यान देना जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में यहाँ पे लिखा रहेगा एवरीवन लव्स देयर चिल्ड्रन। आपको लगे सही बात है, एवरीवन सभी लोगों की बात हो रही है। हाँ, इतना तो हमने रट ही लिया है कि एवरीवन साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बट गलती फिर आप यहाँ पे कर जाते हैं। एग्जाम में लिखा रहेगा देयर वर्क, आपसे पूछेगा बताइए एरर कहाँ पे। आपको लगेगा सभी लोग की बात हो रही है तो प्लूरल ही लगेगा, देयर अपने के लिए देयर का यूज करेंगे, बट नहीं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इनके साथ जो प्रोनाउन यूज करेंगे आप ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे देयर का यूज करना बिल्कुल गलत कहलाएगा। यहाँ पे जो प्रोनाउंस हम यूज करेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव या फिर रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो सिंगुलर ही यूज होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे हिज का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे हर का यूज क्यों नहीं हुआ है, ये मैंने आपको पॉसेसिव केस में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जहां कभी भी जेंडर अगर स्पेसिफिक नहीं है तो वहां पे आप ऑलवेज हिज का ही यूज कर सकते हैं। वहां पे आप हर का यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक जेंडर कंफर्म ना हो। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे ये वाले पार्ट। अब देखिए, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं ना कि क्या तुम इलाहाबाद जाओगे, क्या तुम एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे। तो हम जो दोगे कि नहीं दोगे, ये जो मैंने बोला इसी को बोलते हैं हिंदी में क्वेश्चन टैग। ओके, इंग्लिश में जैसे कि मैं बोलूं क्या तुम आज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये जो हमने आगे बोला आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, यही क्वेश्चन टैग है। तो इंग्लिश में अब देखिए है क्या कि क्वेश्चन टैग का पहली बात फॉर्मेट क्या होता है ये आप समझ लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं। अगर आपका जो मेन सेंटेंस है अगर वो अफर्मेटिव है तो उस सिचुएशन में आपका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तब आपका क्वेश्चन टैग बनता है अफर्मेटिव, यानी कि बिल्कुल उल्टा। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और बाकी वेट परेशान मत होइए, इसके जस्ट बाद मैं प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसमें डिटेल में मैं उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल अभी ये बात तो आपको समझ में आ गई, बट जरा यहां पे ध्यान से देखिए, यहां मैंने इसका इस्तेमाल किया है, बट यहां पे आप देखिए मैंने आर का यूज किया है। तो यही आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन टैग की बारी आएगी तब यहां पे आप आर यूज करेंगे। चूंकि अफर्मेटिव ये था मैंने आर एंड यानी आर नॉट कर दिया। फिर देखिए मैंने यहां पे क्या यूज किया, दे। एवरीबॉडी इज इन द क्लास, क्या वो क्लास में है कि नहीं। तो जब हम क्या वो क्लास में है कि नहीं इस बात को बोलने के लिए मैं क्या बोलूंगा, आर एंड दे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो मैं यूज करूंगा वो मैं आर यूज करूंगा यानी प्लूरल यूज करूंगा, और जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल ही यूज होगा। ओके, जैसे कि एवरीवन लव्स हिज चिल्ड्रन, तो यहां पे अगर आपको ये लगे कि ये जो सिंगुलर है तो क्या हम इसको यूज कर लें, तो आर एंड दे, यहां पे क्या होगा, एवरीवन लव्स हिज चिल्ड्रन, सब लोग अपने बच्चों से प्यार करते। खैर यहाँ आर एंड नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, लेट मी चेंज इट। यहाँ पे चूंकि ये देखिए आपका जो टेंस यूज किया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप सभी को पता होगी कि वो होती है डू एंड डज। तो अब जरा आप बताइए कि यहां पे आप डू, डोंट या डजंट आप क्या यूज करेंगे। देखिए यहां पे खैर ये आर एंड गलत लगा हुआ है क्योंकि ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ इज एम आर होता तो मैंने इसीलिए आर लगाया हुआ था। तो लव्स लिखा हुआ है, इसका नेगेटिव क्या होता है, एवरीवन डज नॉट। तो आपको लगेगा कि इसका जो इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्या हम बनाएंगे यहां पे डज नॉट दे, नहीं ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जो डज है पहली बात तो ये आपके दिमाग में है डज सिंगुलर है तो भला दे कैसे आएगा, या तो दोनों सिंगुलर हो, तो उस कॉन्सेप्ट से भी आपको दिमाग पे रखना है। बाकी यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि डज का यूज हम नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया कि जो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्लूरल होगा, तो यहां पे आपको जो रियल फॉर्मेट होगा दैट विल बी डू नॉट दे, यानी कि डोंट दे। ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई परेशान मत होइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस टॉपिक स्पेशल क्वेश्चन टैग पे एक वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज अच्छे से इसको पढ़िएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 19 आपके लिए क्या कह रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक। ये देखिए अभी जो मैंने बताया एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है क्योंकि जो पीछे के जो प्रोनाउंस थे इंडेफिनिट वो सारे लिविंग बींग्स के लिए यूज किए गए थे, ह्यूमन बींग्स के लिए, बट यहाँ पे किसी न किसी आर्टिकल यानी कि नॉन लिविंग के लिए यूज किए गए हैं। तो हम यहाँ तो ये तो समझ गए होंगे, ये सारे भी अनसर्टेन चीजों की बात करेंगे तो ये भी ऑलवेज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही ट्रीट किए जाएंगे।
अब जब ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किए जाएंगे तो सीधी सी बात, इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। बट पॉइंट वाली बात ये कि इनके साथ जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो यूज करेंगे इट, इट्स, इटसेल्फ। ओके एवरीवन, क्योंकि ये नॉन लिविंग की यहां बातें चल रही हैं। और जब इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको ये बात विशेष ध्यान देनी है कि इसके साथ आप केवल और केवल इट का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे नो सिंगुलर प्लूरल का खेल आप नहीं खेलेंगे। क्लियर है एवरीवन? तो चलिए यहां पे क्वेश्चन देखते हैं, एवरीथिंग आर ऑन इट्स प्लेस या फिर एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस। यहां पे जो करेक्ट फॉर्मेट होगा एवरीथिंग इज। ओके, अब एवरीथिंग सब कुछ है तो यहां पे आपको सिखाया जाता है कि प्लूरल के लिए आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में देयर का यूज करते हैं, बट यहां पे आप यूज नहीं करेंगे। यहां पे आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इट्स का। सब कुछ अपनी जगह पर है। यहां पे आप हिज का इस्तेमाल या फिर हर का इस्तेमाल ये सब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे एवरीथिंग मींस नॉन लिविंग। अब नथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब देखिए नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, बट इसको हम ऑलवेज कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे लुक के साथ इसीलिए मैंने एस या ईएस ऐड करके लुक को भी मैंने सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर दिया है। सो नथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन टैग पे। तो यहां जरा देखिए, एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि अब क्या यहां पे आप इसको आर करेंगे, जैसा कि आप पीछे कर रहे थे। देखिए यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, उन्होंने आधा पढ़ा, उन्हें लगा कि नहीं एवरीथिंग वगैरह में भी सेम रूल अप्लाई होगा। यहां पे हम इसको आर कर दे रहे थे तो आगे भी हम इसको आर कर देंगे, बट नहीं। अगर आप इट यूज कर रहे हैं तो इट ऑलवेज अपने साथ इज ही लेता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लेता है, तो आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। सॉरी। ओके एवरीवन, अब उसी प्रकार यहां देखिए जरा, नथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे? डस। यहां पे हम डू का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे नथिंग नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये उनकी ओर इशारा कर रहा है, यहां पे हम केवल इट का यूज करते हैं। अब जरा यहां पे देखिए, नथिंग था ना, नेगेटिव सेंटेंस था, तो आप ध्यान से देखिए जो मेरा यहां पे बना हुआ है ये क्वेश्चन टैग, देखिए ये अफर्मेटिव बना हुआ है, डज इट। तो वही आपको ध्यान ये भी देना कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, ओके, तब आपका सेंटेंस जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। ऊपर वाला देखिए, एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस, सब कुछ अपनी जगह पे है, तो इजंट इट यानी इज नॉट इट। बट नथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, तो नथिंग की वजह से सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, इसलिए मैंने यहां पे अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग यूज किया। फाइन, चलिए रूल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सो 20 क्या कह रहा है कि वर्ब यूज्ड आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्कूल लेवल पे तो ज्यादा इससे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस कभी कदार आ भी जाते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। सो वर्ब यूज्ड आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच, दैट, अगर ये सब यूज किए गए हैं तो ध्यान आपको क्या देना है कि एग्रीज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान आपको ये देना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच या दैट, इनके पहले जो भी सब्जेक्ट आया हुआ है इनके बाद लगने वाली वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे कि द बॉय हु हैज रेड कार इज माय ब्रदर। अब जरा ध्यान से देखिए, द बॉय, यहां पे मैंने बॉय की बात की, रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे क्या है? हु है। और अब देखिए ये हैज किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है? क्या इस कार के अकॉर्डिंग आया हुआ है? जी। यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट है यहां पे वो द बॉय है, और यहां पे जो हैज आया हुआ है ये बॉय के लिए आया हुआ है, और चूंकि बॉय सिंगुलर था इसी वजह से यहां पे हैज। द बॉय हु हैज रेड कार इज माय ब्रदर। ओके एवरीवन, अब देखिए यहां पे द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग। अब यहां पे आर प्लेइंग क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे चिल्ड्रन देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज किया गया है, ये जो हु है वो किसके लिए यूज किया गया है? इन बच्चों के लिए ही यूज किया गया। बच्चे जो खेल रहे हैं वो मेरे क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। सो द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग देयर, वो बच्चे जो वहां पे खेल रहे हैं। तो हु मतलब कौन? ये बच्चे। तो ये यहां पे हु क्या है? हु यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहीं पे आपको ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, इसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाला यहां पे, यानी कि हु इज नहीं होगा, हु इज प्लेइंग देयर, ये गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम में आपको कुछ ऐसा ही आएगा। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि अमन इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स।
हु आर द बेस्ट इन द क्लास। अब लेकिन इस केस में देखिए कि यहां पे आप देख रहे होंगे कि अमन इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। पहली चीज आप ये याद रखिएगा, ऑलरेडी शायद मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन एक ऐसा है कि कभी कभी ये पोसेशन के लिए यूज होता है और कई बार ये रिलेशन यानी कि सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑफ की बात अगर सिलेक्शन के फॉर्मेट में है तो इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे नाउन आएगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका प्लूरल फॉर्मेट में आएगा। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, आप अमन के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे या फिर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पे आर लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, स्पेशली वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए एक्चुअल में जो आपको जो सब्जेक्ट लगेगा, मैंने क्या कहा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगेगा। ओके, सो अमन इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर। नियम आपको खैर अगर देखा जाए तो वही फॉलो कर लीजिए जो भी मैंने आपको बताया कि हु यहां पे आपको क्या दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है। तो आप इसके ठीक पहले आपका स्टूडेंट जो कि प्लूरल है, तो यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप यहां पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये देखिए अमन इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। आपको लग रहा होगा कि बात तो अमन की जा रही है, बट यहां पे जो नियरेस्ट आपका यहां पे दिया गया स्टूडेंट्स, आप इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। अमन इज वन ऑफ माई स्टूडेंट हु इज द बेस्ट इन द क्लास, ये यहां पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। रवि इज वन ऑफ दोज हु हेल्प मी होगा या फिर यहां पे जो दिया गया है दोज हु हेल्प्स मी, कौन सा सेंटेंस यहां पे सही है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में 20 कोड करके लिखिएगा और बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ओके, चलिए 21 की ओर बढ़ती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नाउन नंबर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों नाउन नंबर की वीडियो देखी होगी डेफिनेटली उनको पता होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा या कर चुका हूं उनको आप मिस मत करिएगा। फोल्डर मैंने बनाया हुआ, बिल्कुल एंड में आपको मिलेगा ग्रामर फॉर एवरीवन, वहां पे जाइए और सारे वीडियोस को आप सीरियल से आप बढ़िया से देखिए और ग्रामर को अपने मजबूत करिए। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ऑलवेज याद रखिए, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किस तरह यूज होंगे, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको रट लेना चाहिए। बैग एंड बैगेज या बैगेज, लगेज, नॉलेज, डस्ट, ट्रैफिक, म्यूजिक, सीनरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। इनको प्लीज रख लीजिए, ये सारे अपने साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। और एक चीज आपको ध्यान क्या देना है, वी नीदर यूज ए और एन नॉर मेक प्लूरल ऑफ दीज नाउन्स। ना तो इन नाउन का कभी हम प्लूरल बनाते हैं, ना ही कभी भी इनके साथ हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ए या एन का इस्तेमाल अम्यूजिक ऐसे कुछ लिख गया है तब समझिए कि वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। अब यहां पे देखिए द म्यूजिक, तो क्या द म्यूजिक्स आप करेंगे क्या, द म्यूजिक्स आर? जी नहीं, द म्यूजिक्स आर होता ही नहीं। सो द म्यूजिक इज मेलोडियस, तो आप यहां पे आप इज ही यूज करेंगे क्योंकि यहां पे ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और आप इसे एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे कि माय लगेज, आपको लगे लगेज तो बहुत ढेर सारा होता है, तो क्या यहां पे प्लूरल यूज करेंगे? जी नहीं, प्लूरल आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहां पे आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि लगेज भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से मैंने यहां पे हैज का यूज किया है। हर नॉलेज इज यूजफुल टू अस। अब नॉलेज ज्ञान, तो क्या आप ज्ञान को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ना तो नॉलेज को आप कभी भी आप नॉलेजेस करेंगे, अगर आप नॉलेजेस करते हैं तो वो भी एक मिस्टेक कहलाएगा। बट जब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको किस प्रकार से आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यहां पे आप इसको अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस फॉर्मेट से आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जब इस फॉर्मेट से आप इसका प्लूरल बनाएंगे तब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके एवरीवन, जैसे कि एन टीम, नहीं एन नहीं होगा, दैट इज एन आइटम। ओके फाइन, दिस इज आइटम, आई थॉट दिस इज, इट हैपेंस समटाइम्स, लगातार लेक्चर चल रहा है। सो एन आइटम ऑफ फर्नीचर, तो यहां पे ये सिंगुलर है, बट इसका प्लूरल अगर आपको बनाना तो आप क्या बोलेंगे, एन आइटम्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फर्नीचर्स गलत हो जाएगी। इसी प्रकार अ बिट ऑफ नॉलेज को आप अ बिट्स ऑफ नॉलेज, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अलर्ट रहिएगा कि क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म
किया जा सकता है। ऑलराइट एवरीवन, और इस केस में ये प्लूरल बन जाएगा, और इस वाले केस में फिर आप इसके साथ ऑलवेज क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ 22, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप रख लीजिए, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स अगर आप हैं, क्योंकि यहां से अभी आप सीटेट वगैरह कुछ ऐसे एग्जाम्स जो इजी एग्जाम्स माने जाते हैं आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां से इससे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिला करता है कि नाउन्स दैट सीम्स टू बी प्लूरल। बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा कि वो सारे नाउन्स जिनके एंड में एस आ रहा वो सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो कई सारे नाउन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो देखने में तो क्या है, प्लूरल है, बट वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब ही लेती हैं। जैसे कि यहां बात की जाए कुछ डिसीज की, जैसे ये मीजल्स, मम्स, सिंगल्स, ये सारे क्या है, डिसीज के नाम है। आपको बस रट्टा मार लेना, इन सबके एंड में आपको एस मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सोचेंगे कि ये प्लूरल है और आप वो मिस्टेक अपने एग्जाम में करके बैठ जाएंगे। इसी प्रकार कुछ गेम्स के नाम यहाँ पे देखिए, बिलियर्ड्स, बॉल्स, ड्रॉट्स एंड डोमिनोज। कुछ यहाँ पे कंट्रीज के नाम है, देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स, एस लगा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस, द फिलीपींस, इनके एंड में एस भले ही बट ये ऑलवेज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही ट्रीट किए जाते हैं। या कुछ बुक्स के नाम आ गए, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स, बहुत फेमस बुक है, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। यानी कि कुछ बुक्स के नाम टाइटल्स अगर आ रहे हैं जो कि प्लूरल दिख रहे हैं, पर ध्यान रखिए कि नहीं, वो ऑलवेज सिंगुलर होंगे। इसी प्रकार सब्जेक्ट्स देखिए, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स, ये सब मैं आपको नाउन नंबर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने देखा होगा उनको ये बातें समझ में आ रही होगी। ये सब ऑलवेज दिखते भले प्लूरल जैसा, क्योंकि इसके एंड में ऐसा आ रहे हैं, बट ये ऑलवेज एज अ सिंगुलर ही ट्रीट होंगी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि अब यहां देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री। अब जरा ये एग्जांपल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कि इस पे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि फिजिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। अब इसी खैर यहाँ पे ये गड़बड़ लिखा हुआ आर्टिकल, एन इजी, क्या होगा ये, एन इजी सब्जेक्ट होना चाहिए। सो फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स को मैंने सिंगुलर माना और मैंने यहाँ पे इज लगाया क्योंकि ये सब्जेक्ट है। बट जरा ध्यान से आप अगले वाले पार्ट को देखिए, बट हिज फिजिक्स आर एक्सीलेंट। मैं किसी की बात करूं, फिजिक्स वैसे आसान सब्जेक्ट नहीं है, पर उसकी फिजिक्स ना बड़ी अच्छी है। अब जरा आप बताइए कि ये जो है मैंने आर यहां पे लगाया, यहां पे तो फिजिक्स के सेंस में मैंने इस लगाया, बट यहां पे मैंने आर लगाया हुआ है, तो क्या ये यहां पे बच्चा सही या फिर गलत है? लेकिन नाउन वाली वीडियो में ऑलरेडी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे बेटा जो हिज फिजिक्स है, वास्तव में यहां जो मैंने आर लगाया हुआ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे हिज फिजिक्स का मतलब यहां पे मैं फिजिक्स के फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट एक तो होता नहीं, फिजिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें जितने भी आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मैं सभी की बात करूं, सारे फॉर्मुलाज की, सारे थ्योरम की मैं बात कर रहा हूं, तो उन सभी की बात आ जाएगी। तो कभी भी अगर इस फिजिक्स यानी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट की पहले सॉरी, अगर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तब वो ऑलवेज एज अ प्लूरल ट्रीट होगा, क्योंकि यहां पे जैसे कि मैं बोलूं हिज मैथमेटिक्स इज गुड या फिर हिज मैथमेटिक्स आर गुड, तो बेसिकली लोगों की आदत होती है बोलेगा अरे हिज मैथमेटिक्स इज गुड, बट ये गलत होता है। एक्चुअल जो सेंटेंस बनेगा दैट विल बी हिज मैथमेटिक्स आर गुड। मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि उसकी जो कैलकुलेशन है, जितने भी मैथमेटिक्स में जो कंटेंट्स हैं उस पर उसकी स्ट्रांग, उसकी जो पकड़ है वो काफी स्ट्रांग है। ओके एवरीवन, अब जैसे ये डिसीज ले लिए, मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज, तो यहाँ पे आप इजी ही यूज करेंगे। खैर सेकंड वाला एग्जांपल आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं, और लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है वो ये प्रोनाउन वाली है। ये आपको अपने दिमाग अच्छे से फीड करके रखनी है। बच्चे मैक्सिमम ऑफ टाइम मैंने देखा यहीं पे वो मिस्टेक कर जाते हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक देखिए वो क्या करती हैं कि यहाँ पे आप केवल उनके साथ अगर प्रोनाउन यूज करना पड़ गया तो आप ऑलवेज एंड ऑलवेज इट, इट्स या फिर इट सेल्फ यूज करते हैं, आप कभी भी ही, शी का यूज नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बट वेन द कलेक्टिव नाउन गिव्स द सेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपको ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल दिया था कि ब्रेड एंड बटर अगर मैंने बोला तो वो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। अगर ब्रेड एंड बटर को एक लाइक किसके तरीके आप यूज कर रहे हैं, एक डिश के तरीके कि आप ब्रेड में जो है बटर लगा के खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट,
तो आप किस चीज की बात कर, ब्रेड और बटर को साथ लगा के खाने की बात कर रहे हैं, तब वो सिंगुलर था। बट वही मैं बोलूं कि ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड इन माई शॉप, अब आप क्या बोलेंगे, इज ए आर। तो देखिए अब यहाँ पे मैं ब्रेड और बटर की अलग अलग बात कर रहा हूं, और जब मैं अलग अलग बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इज ना यूज करके मैंने वहां बताया आपको कि आर यूज होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर कोई कलेक्टिव नाउन दिया गया है एज अ कलेक्टिव नाउन ही वो यूज हो रहा है, तब उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन की फॉर्म में आप इटसेल्फ यूज करेंगे। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन इस हिसाब से यूज किया जाए कि उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं, अगर आपको ये लगे कि उनके मेंबर्स की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में वो कलेक्टिव नाउन आपका एज अ प्लूरल वर्ब ट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज इसको अच्छे से स्टार लगाकर इस पॉइंट को लिख लीजिए आप अगर किसी भी बड़े अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और उसके साथ अब जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे, अब आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे, यानी कि दे, देम, देयर या फिर देमसेल्व्स। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं जूरी, जूरी मतलब क्या होता है आप सब जानते होंगे आई होप, जो जजों की जो बेंचेस होती है जिसमें कई सारे जज बैठते हैं, उनका पैनल बैठता है और वो किसी डिसीजन को अनाउंस करते हैं। सो द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। यहां पे ये जो सेंटेंस यूज किया गया है, ये पूरा पूरा सेंटेंस इस सेंस में यूज हुआ है कि जो पूरा जो जजों का ग्रुप है उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। तो देखिए अपना डिसीजन, अगर आप यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाएंगे थोड़ा सा, अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा भाई जूरी मतलब जजों का समूह, तो यहाँ पे तो हमें पहली बात तो क्या लगाना चाहिए, देयर लगाना चाहिए, देयर डिसीजन, क्योंकि प्लूरल है। या अगर देयर भी ना लगेगा, आप अगर सिंगुलर के फॉर्मेट से जाएंगे तब आप सोचेंगे या तो हिज या तो हर लगा दें, यही आपके दिमाग में होगा, बट नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे आप केवल इट्स का यूज करना, कुछ और यूज नहीं करना। लेकिन अब जरा ध्यान से अगला एग्जांपल देखिए। अब यहां पे क्या है, जो जूरी थे, जो जजेस थे, उनको कोई डिसीजन देना था। अब लेकिन हुआ क्या कि जो जजेस हैं वो आपस में ही ये डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें डिसीजन देना क्या है। जो लेट सपोज 3 जज बैठे हुए हैं, अब तीनों को एक डिसीजन तो एक ही होगा, अब तीनों का डिसीजन तो अलग होगा नहीं। कोई क्रिमिनल कोई केस चल रहा है, या तो आपको उसके फेवर में कोई केस सुनाना होगा या तो उसके अगेंस्ट सुनाना होगा। बट है क्या कि ये 3 जजेस लेट सपोज बैठे हैं किसी एक केस पे डिसीजन देने के लिए, बट इन तीनों के ओपिनियन क्या है, अलग अलग हो गए। ये आपस में ही डिस्कशन करने लग गए कि भाई नहीं ये डिसीजन लिया जाए, ये नहीं कह रहे ये लिया जाए, और उनका कहना ये नहीं ये किया जाए। तो अब इस वाक्य को जरा पढ़िए, इस वाक्य में अब क्या बोल रहा हूं मैं, द जूरी, यानी कि ये जो जूरी बैठी, जो जजेस की जो बेंच बैठी हुई है, ये क्या हुई है, डिवाइडेड इनटू ओपिनियन। ये अपने ओपिनियन में ये बट गए, यानी कि अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। तो अब जरा इस में जरा ध्यान सोचिए कि क्या मैं पूरे जजेस की बात कर रहा हूं कलेक्टिवली, या मैं सभी की अलग अलग बात करूं। तो यहां मैं सभी की अलग अलग बात करूं कि ये और ये तीनों अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल के आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे प्लूरल। देखिए हैव यूज किया है, और अपने डिसीजन अपने के अर्थ में नहीं, जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे देयर का यूज किया है, मैंने यहाँ पे इट्स का यूज नहीं किया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे द कमिटी वाज एग्री एट माय प्रपोजल, यानी कि मैं एक कोई प्रपोजल किसी कमिटी, मतलब आप कमिटी समझ गए होंगे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो किसी इंस्टीट्यूशन संस्था की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं, और मैंने देखा कि मैंने कोई सजेशन दिया, सारे के सारे जो कमेटी मेंबर्स थे एक मत होकर के, ध्यान दीजिए एक मत, उनकी बिल्कुल मत एक थी, किसी प्रकार का डिवीजन नहीं था, एक मत होकर के मेरे प्रपोजल, मेरे राय पे वो लोग एग्री हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज किया, द कमिटी वॉज एग्री एट माई प्रपोजल। हुआ क्या फिर, दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि मैंने कोई प्रपोजल दिया, अब उसमें जो कमेटी थी, जैसे जजेस वाला ही ग्रुप है, वो सब आपस में डिवाइड हो गए। कुछ लोग मेरे फेवर में थे, कुछ लोग मेरे फेवर में नहीं थे, और कुछ उसमें से जो मेंबर थे वो अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे थे, यानी किसी की राय एक नहीं हो पा रही, सब आपस में बटे हुए थे। तब अगर ऐसा कुछ सेंस आ रहा है वाक्य से, तब हम यहां पे यूज करेंगे वर्ड, प्लूरल यूज करना स्टार्ट कर देंगे, दैट द कमिटी वर डिवाइडेड आफ्टर माई प्रपोजल। मेरे प्रपोजल के बाद क्या हुआ, वो पूरी कमेटी जो है कई सारे मतभेदों में बट गई। ओके अब शायद और क्लियर हो गया होगा, नहीं तो जरा आप ये एग्जांपल देखिए। एक टीम है, द टीम हैज डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सभी ने प्लान किया, सभी का एक राय था कि भाई हम लोग को पहले क्या करना है, जब अगर हम बॉलिंग टॉस जीतेंगे तो पहले हम बॉलिंग करेंगे, सभी की राय थी, एक मत थी। तब मैंने यहां पे क्या यूज किया, द टीम हैज डिसाइडेड, मैंने यहां पे सिंगुलर देखिए वर्ब यूज किया है।
लेकिन फिर देखिए ये एग्जांपल, द टीम आर टॉकिंग। अच्छा, टीम आर टॉकिंग का मतलब क्या हुआ? टू वन अनदर टू मेक द बेस्ट प्लान। यानी कोई टीम है, टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसमें जितने खिलाड़ी वो आपस में बातचीत करने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे मेंबर्स की सभी की अलग अलग बात कर रहा हूं, इसीलिए अब यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहां पे यूज करूंगा द टीम आर, क्योंकि मैं पार्टिकुलर पूरे टीम की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहां पे सेंस ये आ रहा है जितने भी 11 खिलाड़ी, मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है तो 11 खिलाड़ी आपस में क्या कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे, कोई कुछ राय दे रहा हो, कोई कुछ राय दे रहा हो, कोई कुछ राय दे रहा होगा, और आपस में क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब चूंकि सारे मैं मेंबर्स की यहां पे बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे प्लूरल वर्ब यूज करूंगा। अगर यहां पे मुझे प्रोनाउन यूज करने की आवश्यकता पड़ती तब मैं इट्स का यूज ना करता, बल्कि मैं दे, देम या फिर देमसेल्व्स का यूज करता। ओके एवरीवन, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 25। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, अगर वो बिल्कुल सी लापरवाही कर देते हैं तब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पे जितने भी मैं यहां पे एग्जांपल्स बोल रहा हूं, जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, पिजामास, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ध्यान रखिएगा ये ऑलवेज एंड ऑलवेज एज अ प्लूरल ही ट्रीट होते हैं। गॉगल्स, कभी भी गॉगल नहीं बोलेंगे, पीपल, पीपल्स नहीं करते हैं, वो गलती होती है। कैटल अपने आप में प्लूरल है, कभी भी कैटल्स नहीं करिएगा। नाउन नंबर की सारा टॉपिक देखिए ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। पुलिस सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। आप पुलिस देखेंगे कि पुलिस इज कमिंग, नहीं, पुलिस आर कमिंग। इज कमिंग आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है और आप वहां पे मिस्टेक कर देंगे। ऐसे ही क्राउड इज नहीं, क्राउड आर होगा। क्राउड आर जॉसलिंग या फिर क्राउड इज जॉसलिंग, क्राउड धक्का मुक्की कर रहा है तो क्राउड इज जॉसलिंग अगर आप बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा आप गलत बोल रहे हैं, क्राउड आर जॉसलिंग। इसी प्रकार शीप, डियर, जेंट्री मतलब जो सज्जन लोग हैं, पोल्ट्री, कैवलरी, ये जितने भी वर्ड्स आर यूज्ड ओनली एज प्लूरल सब्जेक्ट, सो दीज ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन जरा कुछ सब्जेक्ट के सेंस में देखिए, यहां पे कुछ चीजें ऐसी जो पेयर से मिलकर बनी, जैसे कि सीजर में आप देखिए जो कैंची होती है, कैंची में 2 चाकू 2 नाइफ होते हैं, दोनों को जोड़ने पर वो क्या बनता है, वो बन जाता है आपका कैंची बन जाता है। ऐसे अगर आप टोंग्स, चिमटे की बात करें उसमें भी ऐसे ही होता है। गॉगल में बात करें 2 ग्लासेस होते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो नाउन होते हैं, तो इनका अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, मैं पानी पी लूं जरा, काफी देर से लेक्चर चल रहा है। सो नाउ बट लेकिन अगर यहां पे आप ये वर्ड यूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरा ज्ञान आपको लेना है पेशेंस के साथ। अगर मैंने बोला अ पेयर ऑफ शूज, ये जो जूते 2 होते हैं, अगर मैंने केवल शूज बोला तो याद रखिएगा शूज यहां पे प्लूरल नाउन कहलाएगा, और कभी इसको आप शू नहीं बोलो, शू मतलब एक पैर का जूता होता है। लेकिन अगर आपने अ पेयर ऑफ शूज बोल दिया, अब आपका ये बन जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके एवरीवन, इसी प्रकार से अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहां पे ट्राउजर पेयर का मतलब ये समझिएगा, ये मत समझिएगा कि ट्राउजर 2 हो गए, जी नहीं, ट्राउजर्स अभी भी एक है। यहां पे पेयर का मतलब ये हुआ कि उसमें चूंकि 2 लेग होते हैं, इसी सेंस में आपने पेयर बोला है। सो पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तब यहां पे ये क्या बन गया, आपका सिंगुलर बन गया। अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स का ये मतलब नहीं है यहां पे कैंचियों की संख्या 2 है, जी नहीं, कैंचियों की संख्या अभी भी एक ही है। यहां पे कहने का मतलब ये कि 2 नाइफ हैं जो मिलकर के कैंची बना रही थी, आप उनकी बात कर रहे हैं। आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरीके ट्रीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। सो पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स, इज होगा या आर होगा, तो यहां आपको इज करना पड़ेगा क्योंकि अब पेयर ऑफ लिखा हुआ। इसी प्रकार दिस पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी, देखिए मैंने एस ऐड किया, अभी मैंने आपको बताया कि एस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बिलोंग को मुझे सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। ओके, और वर्ब में एस या ईएस ऐड करने से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर, बिल्कुल शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। इसी प्रकार हिज स्पेक्टिकल्स, अब देखिए पेयर वगैरह वर्ड हट गया है, तो अब आपका यहां पे क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए मैंने यहां पे हैव बीन यूज किया है। और ध्यान रखिएगा हिज स्पेक्टिकल्स का मतलब यहां पे जो चश्मा है वो चश्मा यहां पे एक ही है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे एक से ज्यादा अगर है तब भी मैं एक से ज्यादा भी तब तो यूज होगा ही होगा, बट यहाँ पे एक चश्मा है तब भी आप बोलेंगे हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड। पुलिस आ रही है, द पुलिस आर चेजिंग द क्रिमिनल, द पुलिस आर, कभी भी आप इज नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार द पीपल इज इन माई ऑफिस नहीं होगा, द पीपल आर इन माई ऑफिस। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं।
आई होप आप लोगों ने अब तक डेफिनेटली हिट कर दिया होगा उस लाइक बटन को और कमेंट जरूर करिएगा। रूल नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स में भी बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें वहां तो पूछा जाता ही जाता है। कई बार देखिए होता है कि जैसे इस सेंटेंस को पढ़े हैं, द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स इज नॉट वेरी गुड। अब आपको यहां पे लगेगा कि स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स का मतलब यहां पे ये हुआ कि सर ये तो प्लूरल है, ये तो बहुवचन है, और बहुवचन है तो हमें इसका यूज यहां पे नहीं करना चाहिए था, हमें आर का यूज करना चाहिए था। यहीं पे आपको ध्यान देना, इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है जब सब्जेक्ट और वर्ब पास पास होती हैं। आपको लगेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे। लेकिन जरा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। ख्याल पहले रूल आपको समझा दें। सो द वर्ब इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट, वही बात, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू एंश्योर दैट टू एग्रीज विद ईच अदर। हमें आसानी से, लेकिन दिक्कत की बात ये होती है कि जब यही सब्जेक्ट और वर्ब दूर दूर हो जाए तब प्रॉब्लम हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि आखिर हमारी वर्ब कैसे लगेगी। तो यहां जरा ध्यान से पढ़िए कि द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स, आपको लग रहा होगा कि यहां पे स्टेयर्स के साथ हमें आर लगाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत होगा। हमारा ये सेंटेंस एकदम परफेक्टली करेक्ट है। क्यों परफेक्टली करेक्ट है? यहां पे वास्तव में ध्यान से पढ़िए, मेरा जो मकसद जो है सीढ़ियों की तरफ है ही नहीं, मैं वास्तविकता में मैं जो बात कर रहा हूं, मैं सीढ़ियों के कंडीशन की बात कर रहा हूं। द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स, यानी कि वास्तव में जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो है कंडीशन, और कंडीशन आपका यहां पे क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप क्या यूज करते हैं, इज, इसीलिए यानी सॉरी सिंगुलर यूज करते हैं, इस तो पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए हो जाएगा। तो भाई अनकाउंटेबल है तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, और इज एक सिंगुलर है। सो द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स, तो सीढ़ियों को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा यहां पे मेन अटेंशन कहां पे है, कंडीशन पे। बाकी दूसरा जो लॉ है आप उसको भी जरा समझ लीजिए, जो ऑलरेडी एक दो बार मैं बता चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन का तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे देखिए आप ऑफ देख पा रहे हैं, यहां पे जो ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। यानी कि आपका ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि रियल सब्जेक्ट यहां पे क्या है, कंडीशन है, और आप जो वर्ब यूज करेंगे आप कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ऐसे ये देखिए, द टीचर ऑफ दिस स्कूल नो मी, इस स्कूल के जो टीचर्स हैं वो मुझे जानते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, आप सोच लीजिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं। आपको लगेगा दिस स्कूल, इस स्कूल के टीचर, भाई ये तो क्या है, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर साथ वर्ब क्या लगनी चाहिए, सिंगुलर लगनी चाहिए। यानी नो में हम क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, तो नोज मी, अब दोनों सिंगुलर हो गए, अब वाक्य सही हो गया। बट नहीं, यही मिस्टेक है यहां पे। वास्तव में देखिए मैं स्कूल की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं यहां पे वास्तव में बात कर रहा हूं कि इस विद्यालय के जो टीचर हैं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं। और टीचर्स देखिए यहां पे क्या है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, और जब ये बहुवचन है तब हमारा जो वर्ब होगा वो बहुवचन होगा, यानी कि जो नो लगा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्टली सही लगा हुआ है। ओके, बाकी जो दूसरा जो लॉजिकल नियम है तो वो ऑलरेडी फिर से मैं आपको बता दूं कि आप देख पा रहे हैं यहां पे ऑफ लगा हुआ है, और जब ये ऑफ लगा हुआ है तो सीधी सी बात, इसके बाद जो आपका यहां पे सब्जेक्ट दिख रहा है वास्तव में ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये कभी भी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता है, इसीलिए यहां पे टीचर्स सब्जेक्ट होगा, और टीचर्स यहां पे प्लूरल है, हमारा जो वर्ब है नो वो भी प्लूरल ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए, तो इससे स्टार लगा करके बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रूल नंबर 26, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी दोनों के लिए मैं फिर से बोलूंगा, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर आप वन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। कई सारे हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो देयर से स्टार्ट होते हैं, और कई बार हम पाते क्या है कि देयर के बाद आर लगा होता है, और कभी कभी देयर के बाद इज लगा होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर देयर के बाद लगता क्या है, इज लगता है यानी सिंगुलर लगता है या फिर प्लूरल लगता है। तो ध्यान रखिएगा, देयर को हम एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानते हैं। ओके, यानी कि यहां पे देयर आपका मेन वर्ब नहीं होता है, इसमें वास्तव में जो मेन वर्ब होता है वो जो सब हेल्पिंग वर्ब आई होती है उसके ठीक बाद जो आपको नाउन या प्रोनाउन दिखता है वो वहां पे मेन सब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि यहां पे देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है,
मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट इस हेल्पिंग वर्ब के जो बाद जो नाउन है प्रोनाउन आए, जैसे कि स्टूडेंट देखिए यहां पे आया हुआ है। सो अब मैं बोलूंगा स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप कहेंगे बिल्कुल सिंगुलर है, इसी वजह से मैंने यहां पे इज लगाया हुआ है। अगर मैं बोलूं टीचर्स वहां पर हैं तो मैं बोलूंगा देयर आर टीचर्स। अब मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने देयर आर की बात जो मैंने बोला वो टीचर्स बोला है, जो कि एक प्लूरल है, बहुवचन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि देयर आपका मेन वर्ब नहीं होता है। देयर के बाद इज या आर या फिर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का होना डिपेंड करेगा कि इसके बाद जो सब्जेक्ट यानी जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर वो सिंगुलर होगा तो इज एम आर में से इज लगा देंगे। अगर वो प्लूरल है, मान लीजिए ऑप्शन आपका हैज हैव दिया गया है, तो आप हैव लगा देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंट्रोडक्टरी देयर के साथ क्या होगा कि देयर आपका एज अ मेन सब्जेक्ट वर्क नहीं करता है, बल्कि उस वर्ब के आगे जो नाउन होता है वो नाउन पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा होगा। ओके, तो यहां जैसे अगर स्टूडेंट है तो सिंगुलर लगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये भी बहुत ध्यान सुनिएगा। इफ ऑल थ्री पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मैंने आपको सिखाया हुआ पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आई होप पढ़ा होगा। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज। खैर ऑलरेडी मैं आपको ये चार्ट दे चुका हूं। अगर नहीं आपने पढ़ा हुआ तो प्लीज एक बार पर्सनल प्रोनाउन चार्ट आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसको समझ में भी पाएंगे। अगर आपको वो नहीं आता तो आपको ग्रामर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में वास्तव में 3 पर्सन होते हैं। पहला पर्सन होता है आई और वी, दूसरा होता है वी, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो आपको ध्यान देना कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका सेंटेंस ऐसा बन रहा है जहां पे ये तीनों के तीनों पर्सन उसमें आ जा रहे हैं, या फिर इनमें से कोई 2 पर्सन भी आ जा रहे हैं, तो आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वास्तव में फिर जो फॉर्मेशन होगा उनको लिखने का उसका ऑर्डर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी अच्छे काम की बात कर रहे हैं, गुड डीड की बात करते हैं, तो आप हमेशा पहले सेकंड पर्सन यानी कि यू को रखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट या फिर दे को रखते हैं, और फर्स्ट पर्सन यानी आई या फिर वी को आप बिल्कुल अंत में रखते हैं। कब? जब आप किसी अच्छे सेंस में किसी सेंटेंस को लिख रहे होंगे या बोल रहे होंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप बैड सेंस में बात कर रहे हैं, किसी मिस्टेक की बात कर रहे हैं, किसी लाइक फेलर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आप सबसे पहले आप अपनी बात करते हैं यानी आई या वी लगाएंगे, इसके बाद आप सेकंड पर्सन यू लगाते हैं, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट बिल्कुल अंत में आता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा यहां पर जैसे देखिए सिलेक्टेड फॉर मीटिंग, देखिए मीटिंग में सिलेक्ट होने की बात है भाई, ये अच्छी बात है, गुड सेंस की बात है ना। तो अब यहां पे हमारा फॉर्मेट क्या होगा? क्या सबसे पहले मैं अपना नाम ले लूं कि मैं, तुम और वह मीटिंग में सिलेक्ट हो गए हैं? नहीं, ये गलत मैनर कहलाता है। यहां पे हमें प्रॉपर फॉलो क्या करना है, पहले सेकंड पर्सन यानी कि कौन कौन सिलेक्ट हो गया है, सबसे पहले सेकंड पर्सन यूज करेंगे, तुम सिलेक्ट हो गए हो। कोई थर्ड पर्सन मान लीजिए ही है या फिर दे है या शी है, ठीक है, जो भी है, तो आप उनको यूज करेंगे यहां पे, और सबसे एंड में आप लगाएंगे आई या फिर वी। और प्लूरल तो लगेगी क्योंकि यहां पे 3 लोगों की बात हो रही है, तो इसमें तो कोई संशय की बात है ही नहीं। तो ये आप प्लीज अच्छे से रख लीजिएगा। अब जरा देखिए, हम 3 जन की बात चल रही है, हम लोग क्या बेस्ट फ्रेंड होने की बात चल रही है, अच्छी बात ही चल रही है। तो यानी कि हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, 2 3 1, यानी कि सबसे पहले यू। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं, अमित और तुम अच्छे दोस्त हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। रियल सेंस क्या कहता है, तुम यानी पहले यू, अमित। देखिए मैंने यहां पे नाउन जानबूझ के लगा दिया कि आप नाम भी ऐड कर सकते हो, और किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अमित एंड आई, मैं देखिए बिल्कुल आखिरी में आया, जब वी होता तो हम वी लगा देते हैं, आर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन हम जरा ये सेंटेंस पढ़िए, देखिए यहां पे गिल्ट की बात हो रही है भाई, गिल्टी अपराधी की बात हो रही है, मिस्टेक्स की बात हो रही है। तो अब देखिए हमें नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई ना। अब जो नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, बैड सेंस की बात हो रही है, तो अब हमें यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यूज करना होगा फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं। पहले आई या वी लगाएंगे, फिर तुम यानी कि यू लगाएंगे, और सबसे अंत में क्या लगेगा, ही, शी, इट या फिर दे। ओके एवरीवन, सो आई, यू एंड ही आर गिल्टी। अब जरा ये देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेक, कोई गलती हो गई भाई, मैं बताना चाहता हूं कि तुम, अमन और हम इसके कसूरवार हैं, क्या ये सही है? नहीं।
कोई गलती की बात चल रही तो पहला ब्लेम आप अपने ऊपर लेंगे, यानी कि आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, मैं, क्योंकि बैड सेंस की बात चल रही है। तुम यानी कि यू, और अमन, यहां पे कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, ही शी इट दे भी आप कर सकते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, उस गलती के लिए हम तीन जन क्या है, गलती के वो जिम्मेदार है। बट ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं यहां पे पॉइंट नंबर 28। तो ये क्या कहता है, सपोजिशनल सेंटेंस इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार हम कई सारी कल्पनाएं ऐसी करते हैं, ऐसी इमेजिनेशंस करते हैं जो वास्तव में पूरी नहीं हो सकती है, जिसे हम कोरी कल्पना कहते हैं। और ऐसे जो कल्पनाएं होते हैं ऑलवेज इंग्लिश में स्टार्ट होते इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, मेरी मर्जी है, या ही विश, उसकी ये इच्छा है। और इच्छा कैसी वाली हो, जो पॉसिबल ना हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि उसका पूरा होना असंभव है। जैसे कि मैं बोलूं काश मैं पक्षी बन जाऊं, तो क्या मैं वाकई में पक्षी बन सकता हूं, मैं केवल कह सकता हूं, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, याद रखिएगा कि ऑल दीज ऑलवेज टेक्स वर, ये अपने साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज, इसको लिख लीजिए, अपने साथ क्या लेते हैं, वर ही लेंगे। इसका किसी टेंस से, किसी पर्सन से, किसी नंबर से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, प्लीज याद रखिएगा। सपोजिशनल जितने भी आपके सेंटेंस होंगे वो अपने साथ ऑलवेज क्या लेंगे, वर लेंगे, यानी जो भी कोरी कल्पनाएं होती हैं। जैसे कि आई विश, मैंने इच्छा की, अजीत वर माई फ्रेंड, अजीत मेरा दोस्त होता। अब मान लीजिए ये कल्पना, वर लगाने के यहां क्या मतलब हुआ, बेसिकली देखिए अजीत के साथ तो सिंगुलर लगना चाहिए था, बट यहां मैंने वर क्या लगा, वर ये बता रहा है कि काश वो मेरा दोस्त होता। नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा दोस्त हो पाए, बट अजीत वर माई फ्रेंड। ओके, अब जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, इफ ही वर माई टीचर ही वुड हैव हेल्प्ड मी। कोई टीचर है जो पॉसिबल नहीं कि मेरे टीचर हो पाते, भाई किसी और को पढ़ाते हैं, यहां पे नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इफ ही वर माई टीचर, तो वहां वर यहां पे क्या बता रहे हैं, ही वॉज, सिंपल नॉर्मल सेंटेंस होता, ही वॉज माई टीचर, वो मेरे टीचर थे। बट ही वर माई टीचर, मेरे टीचर होते यानी हुए नहीं है, ना तो उसके वो टीचर है ना तो कभी हो पाएंगे। इसका मतलब ये होता है ही वुड हैव हेल्प मी, वो मेरी मदद किए होते। अब देखिए, शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करती, एज इफ, मानो कि शी वर माई बॉस, जैसे कि वो मेरी बॉस हो। कहने का मतलब ये है कि वो मेरी बॉस नहीं है, बट रिएक्ट ऐसे करती है जैसे कि वो क्या हो, मेरी बॉस हो। इसी वजह से शी के साथ मैंने वॉस का इस्तेमाल ना करके वर का इस्तेमाल किया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार एग्जाम्स में आ जाया करते, तो प्लीज अच्छे से दिमाग में इसको रखिएगा। नेक्स्ट, द एडजेक्टिव। देखिए ये मैंने आप लोगों को आर्टिकल में पढ़ाया हुआ था, जिन लोगों ने मेरी आर्टिकल की वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देते हैं तब वो डेफिनेट आर्टिकल जो है प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहां पे जरा ध्यान से आप ये समझिएगा कि द रिच इज गेटिंग रिचर, क्या यहां पे ये सेंटेंस सही है? आपको लगेगा रिच नहीं भाई, रिचेस तो है नहीं, ये तो सिंगुलर है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे। तो यहां पे वास्तव में द रिच का मतलब यहां पे है मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूं। अब देखिए अगर द रिच का मतलब अमीर लोग हैं तो आप जरा मुझे खुद बताइए कि ये जो वर्ड आपका दिया गया है द रिच, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर मैं बोलूं अमीर लोग, तो अमीर लोग का मतलब ये मैं केवल एक अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी अमीर लोग हैं मैं उन सभी की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, द रिचर आर गेटिंग रिचर, द रिच आर गेटिंग रिचर, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं। तो यहां पे आप आर लगाएंगे ना कि इज लगाएंगे, इज लगाएंगे तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार जरा आप ये सेंटेंस देखिए, द पुअर, तो द पुअर का मतलब क्या हुआ, गरीब लोग। तो जब गरीब लोग हैं तो क्या आप इज लगाएंगे, जिन्हें आप इज नहीं लगाएंगे। यहां पे गरीब लोग का मतलब कि प्लूरल हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द पुअर आर लैबोरियस, कि गरीब लोग काफी मेहनती होते हैं। या फिर द पुअर मैन इज लैबोरियस। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़िए, यहां पे देखिए, यहां पे ये सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है। अगर केवल द पुअर है, ये ध्यान रखिएगा, केवल द पुअर है तब उसका मतलब होगा अमीर, सॉरी गरीब लोग। द रिच मतलब अमीर लोग। लेकिन इसके आगे मैंने किसी गरीब आदमी को देखा, अब मैं बोलूंगा द पुअर मैन, अगर मैंने ये नाउन ऐड कर दिया तब याद रखिएगा इसका मतलब मैं किसी पार्टिकुलर गरीब आदमी की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वो बहुत ही मेहनती है।
द पुअर मैन, वो जो गरीब आदमी वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लैबोरियस है। अब यहां पे मैं इज लगाऊंगा और ये बिल्कुल सही होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर फॉर्मेशन कैसे कि रिच, पुअर या द एजुकेटेड, द ऑनेस्ट, ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आर्टिकल वाले में कि सब कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ प्लूरल इनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इनका मतलब द एजुकेटेड पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग, और द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। सो इन सब के साथ ऑलवेज आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर नाउन यहां पे ऐड हो गया है तब आप सिंगुलर यूज करेंगे, या फिर एज पर नाउन द पुअर मैन ऐसे बोल दिया गया तब आप प्लूरल कर देंगे। बट मैन क्या है, मैन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाओगे, अगर मैन कर दिया जाता तो वो प्लूरल हो जाता। ओके, चलिए 30 की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई। इफ द फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीबडी, इनमें से कोई भी एक आ जाए, फिर लगा हो बट, सिंगुलर और प्लूरल, नाउन इसके बाद लग जाए, कुछ भी लगे सिंगुलर या प्लूरल। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, पहले पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। नथिंग बट ट्रीज, द ट्री, नथिंग बट ट्री वॉज देयर, नथिंग बट ट्रीज वॉज देयर, मैंने ट्री में भी वॉज लगाया है और ट्रीज में भी वॉज लगाया है। क्या ये सेंटेंस सही है या दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर एक सही है एक गलत है? आखिर यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्टूडेंट्स मैं यहां बता दूं कि वास्तव में यहां पे बेटा दो के दोनों सेंटेंस सही है। क्यों सही है, देखिए फिर से समझिए। देखिए जो बट होता है, देखिए बट बेटा दो काम करता है, ये सर आप लोग नॉलेज के लिए जान लीजिए। बट का मतलब आप सबने पढ़ा होगा, एक तो होता है क्या, लेकिन, क्या होता है, लेकिन होता है। यहां पे ये काम करता है एज अ कंजंक्शन, क्या काम करता है, एज अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन काम करता है। लेकिन बट बेटा एज अ प्रीपोजिशन भी काम करता है। जब बट एज अ कंजंक्शन काम करता है तब इसका मतलब होता है लेकिन, क्या मतलब होता है, लेकिन। लेकिन जब बट एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है तब इसका मतलब होता है सिवाय या बजाय। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे बट एक प्रीपोजिशन, क्या एक प्रीपोजिशन है, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, नथिंग बट ट्रीज, यानी कि वहां पे कुछ और नहीं था, केवल पेड़, यानी पेड़ों के सिवाय वहां पे कुछ भी नहीं था। ओके, अब देखिए तो यहां पे वास्तव में ये दोनों सेंटेंस सही हैं। क्यों सही है, रीजन अब मैं आपको बताता हूं। रीजन ये कि यहां पे वास्तव में जो आपका रियल सब्जेक्ट है वो नथिंग है। यहां पे आपको जो ट्रीज है या ट्री है, ये दोनों इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए अभी मैंने ऑफ वाले में भी आपको बताया था कि बेटा जस्ट सेकंड, लेट मी इरेज इट, प्रीपोजिशन के बाद और जो भी आपका नाउन आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, वो कभी भी एज अ सब्जेक्ट बिहेव उसको ट्रीट आप नहीं करेंगे। तो जब यहां पे बट जो है एक प्रीपोजिशन हो गया, तो जो ट्री है या फिर ट्रीज है बच्चा, ये वास्तव में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑफ वाले में भी मैंने आपको समझाया था, आप चाहे ऐसे रट लीजिए जो कि रियल कॉन्सेप्ट है। इस वजह से यहां पे आपको जो मेन सब्जेक्ट वो नथिंग है, वह कुछ है ही नहीं, उस सेंस में आप बात करो तो हर सिचुएशन में आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। क्लियर है एवरीवन? सो नथिंग बट ट्रीज वर्ड, नथिंग बट ट्रीज वर्ड, ये इसका खैर रिपीट हो गया है। तो यहां पे ये आपको क्या हो जाएगा, दोनों सही होंगे। वर आप किसी भी सिनेरियो में नहीं लगाएंगे। नथिंग बट ट्रीज वर देयर, नथिंग बट ट्री, ये दोनों आपका गलत है। यानी कि नथिंग, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, इसके बाद बट करके कोई कुछ भी आता है तो हमेशा आपको जो रियल सब्जेक्ट होगा, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीबॉडी, यही होगा। और अच्छा देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नथिंग, एवरीथिंग ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये ऑलवेज एज अ सिंगुलर ही ट्रीट किए जाती हैं। बताने की मेरा यहां मकसद ये है कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है और बच्चे यहां पे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगे कि भाई ट्रीज आ गया है तो ट्रीज यहां प्लूरल है तो पक्का ये बहुवचन होगा और यहां पे वर लगेगा या प्लूरल वर्ब यहां पे यूज होगा, बट नहीं, यहां पे रियल सब्जेक्ट क्या है आपका, बट के पहले वाला। फाइन, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट रूल नंबर 31, बहुत ही अच्छा यहां पे ये सेंटेंस दिया गया, प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी ऐसा जो है आपको सेंटेंस मिलता है जहां पे इफ, वहां पे क्या लगा हो, मेनी हो, अ गुड मेनी हो। देखिए संख्या की बात करें, पर्याप्त की बात करें, मच के सेंस में ये जो है यहां पे दिया गया, मेनी के सेंस में, किसके सेंस में यूज हुआ, मेनी, यानी कि काफी, काउंटेबल नाउन। अ ग्रेट मेनी, ये वास्तव में मेनी के बदल बदल करके ये कई सारे बेटा यहां फ्रेज बनाए गए हैं। वास्तव में ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। इन सभी का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे मेनी लिखा हो, अ गुड मेनी हो, अ ग्रेट मेनी लिखा हो, अ गुड मेनी लिखा हुआ हो। अच्छा मेनी मतलब बहुत सारे, ये तो आपको लॉजिक लग ही रहा होगा।
तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेट है तो इसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है तो यही आएगा, प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मेनी लिखा हुआ है। सो विल बी सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, देन वी यूज प्लूरल वर्ब विथ इट। ध्यान रखिए कि इनके साथ ऑलवेज हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। दीज गिव्स द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन नंबर, क्योंकि ये किसी अनसर्टेन नंबर की ओर इशारा करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी इसका एक और रूल आएगा जहां पे ये रूल और इंपॉर्टेंट बन जाता है पढ़ना। तो मेनी के बाद आप क्या लगाएंगे, कभी भी हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। सो मेनी हैव कम टू ज्वाइन अस, या फिर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, हमने देखिए प्लूरल फॉर्म की यूज किया हुआ है। या फिर हमने क्या कर दिया, अ गुड मेनी ऑफ देम, प्लूरल प्रोनाउन आ गया। टेक वर्ब, ये प्लूरल हो गया ना, टेक योगा क्लासेस डेली। देयर आर मेनी फैमिलीज इन माई कॉलोनी, मेरे परिवार में कई सारे क्या है। अब देखिए यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेनी यूज हुआ है और मेनी की वजह से यहाँ पे हमने आर यूज किया है। एंड अ गुड मेनी ज्वाइन योगा, और उसमें से कई सारे लोग क्या करते हैं, योगा ज्वाइन करते हैं। अब ये रूल तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया भाई, इतने सारे अगर आ रहे हैं ये सारे, इन सब के बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन आता है तो आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही यूज होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे ये, जिस वजह से पीछे वाला नियम आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये नियम क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देता है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर लेकिन मेनी के बाद आपको जो फॉर्मेशन में ए या फिर एन ऐड हो जाए, ध्यान रखिएगा। मैं आ मेनी की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए मैं इरेज कर दूं तो फिर से आपको समझाऊं कि आपको किस बात को दिमाग में रखना है, क्योंकि यही बच्चे सरसरी निगाह से पढ़ते हैं और बाद में फिर वो गलती करके चले जाते हैं और फिर कहते हैं अरे सर मेरे नंबर तो कम हो गए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अ गुड मेनी में आ शुरुआत में लगा हुआ है, अ ग्रेट मेनी में शुरुआत में है, अब इसमें भी शुरुआत में है, यहां भी शुरुआत में है। लेकिन जरा रूल नंबर 32 में ध्यान दीजिए, मेनी के बाद ए या एन का यूज हुआ है। और ध्यान रखिएगा एक बात और कि मेनी के बाद जब आ या एन आता है तब इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है मेनी अ बॉयज बोल देगा और तो वो बॉयज भी गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेनी आ या एन के बाद ऑलवेज जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आना चाहिए। यहां पे देखिए अब इन सभी के बाद जब आ शुरुआत में लगा हुआ है तब बाद में जो नाउन आ रहे हैं वो ऑलवेज प्लूरल आएगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट है तब भी गलत है। अगर लिखा हुआ मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, आपसे पूछा जाए गलती कहां है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आर में गलती सर यहां पे इस करिए, जी नहीं, गलती यहां पे है। एस को वो लगाना भूल गया, नहीं जानबूझ के नहीं लगाया उन्होंने, तो ये गलती। मेनी के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन आएगा। बट अगर मेनी के बाद ए या एन लग गया है तब जो नाउन आएगा वो ऑलवेज सिंगुलर आएगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनी आ स्टूडेंट, अब भले में नहीं लगा हो बट यहां पे आप क्या होगा, कंप्लीट्स। देखिए मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया, कैसे पता चल सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब मैंने एस ऐड किया हुआ है। दूसरा मेनी या स्टूडेंट कंप्लीट, क्या ये सही है? जी नहीं, गलत है, क्योंकि वर्ब यहां पे प्लूरल है। ऐसी मेनी एन अम्ब्रेला इज सोल्ड, ये बिल्कुल सही है चूंकि एन अम्ब्रेला सही है। मेनी एन अम्ब्रेलाज आर सोल्ड, ये अम्ब्रेला यहां पे देखिए आर हम नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। अच्छा जरा ये एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं अम्ब्रेला की जगह मैं अम्ब्रेलाज कर दूं तब क्या सही होगा? जी नहीं, तब भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि अम्ब्रेलाज पॉसिबल है नहीं। फाइन, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 33, ऐसे ये नंबर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, संख्या की बात हो गई। अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। ध्यान रखिएगा जरा, यहां पे ये देखिएगा जब जब आ लगा हुआ है तब ये नंबर ऑफ था, लेकिन जैसे कि आ हटा दिया गया तो लार्ज नंबर्स ये बन गया। ये चीज आपको ध्यान देना, चूंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आया करते हैं। जब कभी भी एज ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, एक अनसर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, आप समझ ही गए होंगे। और ऑलवेज ये क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब। बट ध्यान आपको यहां पे देना है, जैसे वहां पे मेनी एन या मेनी आ था, ध्यान आपको ये देना अगर इनके बाद स्टूडेंट्स यहां पे द नंबर ऑफ हो जाए, क्या हो जाए, मतलब इनमें से कोई भी आ जाए, लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इन सभी के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करें क्योंकि बड़ी संख्या की बात हो रही है। लेकिन अगर इसके पहले दा का इस्तेमाल हो जाए, किसका यूज हो जाए, दा का यूज हो जाए, तब ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी की बात करेगा और तो वहां पे आप ऑलवेज कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर।
और यहां पे यही वो नियम है जो इस पूरे फॉर्मेट को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि ये तो सभी को पता भाई लार्ज नंबर ऑफ भाई प्लूरल है, बट द नंबर ऑफ यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे जरा एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको लगेगा भाई प्लूरल यहां पे दिया गया है, स्टूडेंट्स है, तो यहां पे आपको लगाना चाहिए हैव। यहां पे हैज गलत है, बट नहीं, आपका दिमाग यहां पे ये जाना चाहिए कि यहां पे ये द नंबर ऑफ है। जब ये द नंबर ऑफ है तब यहां पे आपका जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। बाकी और जो ऊपर दिए गए अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इन सब में ऑलवेज आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वो भी यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, बहुत ही मेहनत करके बेटा आप लोगों के लिए ये सब मैं रूल्स कलेक्ट करता हूं, तो प्लीज मेरी मेहनत को आप लोग प्लीज आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा सारा प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं और एक अच्छी लेवल में मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा पाऊं। चलिए अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब देखिए यहां पे देखिए संख्या की बात चल रही थी, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे किसकी बात चल रही थी, संख्याओं की बात चल रही थी, बट यहां पे जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मात्रा की बात चल रही, द अमाउंट ऑफ, अमाउंट क्या बताता है, मात्रा बताएगा। अब फिर से ध्यान रखिएगा, जो मात्रा होती है वो अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जहां पे अनकाउंटेबल नाउन का सेंस आएगा ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको वहां पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। ओके एवरीवन, सो यूज्ड फॉर अनसर्टेन अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए मैंने यहां पे अनकाउंटेबल नाउन मेंशन कर दिया है। सो याद रखिएगा कि कंफ्यूजन ना बने, ये सारे ऑलवेज एज अ सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेंगे, क्योंकि ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किए जाते हैं। रीजन क्या, क्योंकि अनकाउंटेबल, सबसे बड़ी बात ये है। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ पढ़ा हुआ है, अगर अ लार्ज अमाउंट ऑफ आ गया तो सीधा वो प्लूरल करके बैठ जाएंगे, बट नहीं, अमाउंट मतलब मात्रा, मात्रा मतलब अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो वहां पे आप कभी भी आप प्लूरल यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहां पे क्या यूज किया मैंने, इज यूज किया। ऐसे ही अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अनकाउंटेबल नाउन है, वॉज सिंगुलर यूज किया है। द अमाउंट ऑफ मनी अनकाउंटेबल, देखिए मैंने इज यूज किया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, कि भले ही एक बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हो परंतु ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अ लार्ज नंबर, अ नंबर, इन सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, और द नंबर ऑफ को आप स्पेशली दिमाग में अपने रखिएगा। ओके, रूल नंबर 35 एंड स्टूडेंट्स, आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्लाइड है, और इसी साथ ये वीडियो भी आपकी आज मैं ब्रेक करूंगा। अगर कुछ और पॉइंट्स कई सारे रह गए हैं, अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मुझे मिला तो उन सारे पॉइंट्स को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। ऑलमोस्ट अभी 5 to 10 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो उनको भी मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। बट इसमें मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं कि आप बढ़िया से रिस्पॉन्स करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप लोग पहुंचाइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सर इसको रट्टा मार लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने फ्रेजेस लिखे हैं, जैसे कि कोई भी हिस्सा है, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, या 3/4 ऑफ। अब ये क्या है, यहाँ पे है क्या कि किसी चीज का हिस्सा हो सकता है। इसके आगे आपका दो चीज होगा, या तो काउंटेबल नाउन आएगा या तो प्लूरल, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, यानी कि वो नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, पहली कैटेगरी वो होगी, या तो इन सभी के बाद ऑलवेज वो नाउन आएगा जो काउंटेबल तो होगा बट ऑलवेज प्लूरल होगा, इनके बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। ये दो बातें पहले समझ लीजिए। ओके, तो अच्छा एक चीज और क्या ध्यान देना है आपको, 1/3 लिखा हुआ है बट 2/3 लिखा है। क्यों लिखा है, लॉजिक क्लियर है, क्योंकि यहां पे सिंगुलर था इसलिए थर्ड लिखा हुआ है। 1 से 2 हुआ, प्लूरल हो गया तो थर्ड हो गया। बट कोई सा भी केस हो, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, खैर अभी मैं बता दूं, इन सब में रूल आपको क्या याद रखना है कि इन सब के बाद जितने भी यहां फ्रेजेस मैंने लिखे हुए हैं, इन सब के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अब लॉजिक क्लियर है कि आप ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। परंतु इन सभी के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आया तो याद रखिएगा, अगर वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर दिया गया है तो वो गलत है, एरर वहीं पे हो जाएगा। और अगर वो प्लूरल दिया गया है, बहुवचन दिया गया है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक प्लूरल वर्ब ही होनी चाहिए, वो सिंगुलर नहीं। ओके, सो ये सब याद कर लीजिए, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, पार्ट्स ऑफ, 5% ऑफ हो, 20% ऑफ, द परसेंटेज ऑफ,
देखिए 5% मतलब कोई सा भी परसेंट का आ जाए, 5%, 10%, 30%, 90%, परसेंट से ऐसे क्वेश्चन बन जाए, फिर प्रीपोजिशन दिया हो, द परसेंटेज ऑफ करके दिया हो, तो ऑफ के बाद तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो नाउन या प्रोनाउन आएगा प्लूरल ही आएगा। मोस्ट ऑफ, मोस्ट या फिर मोस्ट ऑफ, सम या फिर सम ऑफ, हाफ या हाफ ऑफ, या फिर इनफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, या लॉट या लॉट्स ऑफ। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, अ लॉट ऑफ होता है, या आप आ को हटा देंगे तब ये लॉट्स ऑफ होता है। ये मिस्टेक मैंने कई सारे बच्चों को कर दी, मैंने देखा वो लॉट ऑफ बोलते, क्या बोलते हैं, लॉट ऑफ, नहीं, लॉट ऑफ गलत है, या तो लॉट्स ऑफ बोलो या फिर अ लॉट ऑफ बोलिए। ओके, तो इन सब के बाद ध्यान क्या रखना है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तब आप वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। कौन सा वर्ब, सिंगुलर यूज करेंगे। परंतु इन सभी की बात, अगर नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल ही होना चाहिए, और प्लूरल होगा तो वर्ब भी आप प्लूरल यूज करेंगे। बस इतनी सी बात यहां पे आपको ध्यान रखना। जैसे यहां देखिए, हाफ ऑफ द शुगर, अब देखिए शुगर क्या है, चीनी, अनकाउंटेबल है, तो मैंने यहां पे क्या लगाया हुआ है, इज फिनिश्ड। लेकिन वही फॉर्मेट देखिए, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट कर देता हूं तब ये फ्रेज गलत हो जाएगा, ऑलवेज स्टूडेंट्स ही होगा। तो मैंने क्या यूज किया, हैव लेफ्ट स्कूल, मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आपका ये आज का जो सेशन है पूरा फिनिश हुआ। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड, लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो हो गई, बट यस, बहुत सारी मेरी बेटा मेरी मेहनत है यहाँ पे, और इसको और आगे तक ले जाने का काम अब आप लोगों को करना है, और डिपेंड ये आप पे करेगा कि आगे मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो पेड क्लासेस, आपसे कई सारे फीस वसूले जाती है, सब सिस्टम बंद हो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ करके अपने ग्रामर को बेहतरीन लेवल पे अच्छे से खुद को स्ट्रांग करिए। आप बस एक बॉन्डिंग, एक कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्रकार का लेवल चाहिए, कौन सा टॉपिक है जो प्रिपेयर करना है, मुझे बताइए। धीरे धीरे करके आपकी पूरी ग्रामर को मैं इस प्लेटफॉर्म पे फिनिश करूंगा और प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको भी ये काम करना है कि आप प्रॉपरली घर बैठ करके अपने फिंगर्स को यूज करिए, शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में, मुझे भी आप सपोर्ट करिए। ओके, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हमें फिनिश कर दें। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।